हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 14 में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 13 में हमने फाइनली कंक्लूड किया, खत्म किया हमारी 4 लेक्चर की मिनी सीरीज ऑन इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। और जैसा हमने लेक्चर 13 में कहा, आज लेक्चर 14 से हम शुरुआत करेंगे एक नए मेजर टॉपिक की, जो मुझे लगता है सिर्फ इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से ही नहीं, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी देख लें, आप एथिक्स देख लें, आप ऐसे देख लें, आप जीएस देख लें, इवन आप डे टू डे करंट अफेयर्स देख लें, आप इंटरव्यू देख लें, या खुद की जनरल नॉलेज के लिए भी ये जो टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर, इसको बड़े एग्जॉस्टिव तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले 3 या 4 लेक्चर्स में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 14 में, जो स्टार्ट करेगा आपको एक इंडियन एग्रीकल्चर या भारत में जो कृषि की व्यवस्था है उसके बारे में। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लेंगे, उसके बाद हम डीप डाइव करना शुरू कर जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, वो 4 या 5 सब टॉपिक्स को मेजरली कवर करेगा। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है या भारत में कृषि या फार्मिंग या फार्मर्स की जो सिचुएशन है, ओवरऑल पिक्चर उसकी क्या निकल कर सामने आती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रबी और खरीफ सीजन्स की। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स की। फिर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसके अलावा लैंड होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं इंडिया में, मतलब स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको भी डेटा के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, कोशिश रहेगी कि ये जो लेक्चर्स हैं ये फिट फॉर पर्पस हैं। आप बहुत डिटेल में भी आप डाइव कर सकते हैं, एंडलेस डिस्कशन हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन हमें फोकस करना होगा, अपनी नॉलेज को उतना ही रखना होगा जो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपकी समझ के लिए सफिशिएंट हो, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, और जिस नॉलेज को आप रिकंसाइल कर पाएं, ऐसी नॉलेज जिसको आप याद ना रख पाएं, रिकंसाइल ना कर पाएं, जिसके साथ आप कोरिलेट ना कर पाएं, ऐसी नॉलेज मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा यूजफुल ना हो। तो विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14, भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, किसी भी और लेक्चर वीडियो की तरह अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, पहला लिंक आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश, दूसरा हिंदी, साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी लेक्चर्स की तरह आज के हमारे इस लेक्चर और पूरी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस है वो है 13th एडिशन 2021-22 इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। एक्सट्रीमली गुड बुक, कॉम्प्रिहेंसिव येट बैलेंस्ड। वो सभी टॉपिक्स जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए जरूरी हैं, इस बुक में मुझे लगता है एग्जॉस्टिवली कवर्ड हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए हो सकता है आप इंडियन इकोनॉमी बाय शंकर गणेश करियप्पा को भी रेफर करना चाहें। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर या कृषि, इंडिया की इकोनॉमी आप देख लें, इंडिया की सोसाइटी आप देख लें, इंडिया का डेवलपमेंट पैटर्न आप देख लें, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो आप देख लें, सभी स्टैंड पॉइंट से आज भी सही मायने में एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। चाहे आप इंडिपेंडेंस से पहले देख लें, मतलब आजादी से पहले, चाहे आप पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड सिनेरियो को देख लें, एग्रीकल्चर पहले सबसे इंपॉर्टेंट था, है, और शायद अभी फ्यूचर में भी काफी टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ये मेंटेन रहे। और ये जो फैक्ट है कि एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी डिपेंड करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। और इंडियन एग्रीकल्चर पे कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स को मुझे लगता है डिस्कस करना बहुत जरूरी होगा। एक एक करके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में,
उनको सबसे पहले डिस्कस किया जाए, ताकि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन जाए कि इंडियन एग्रीकल्चर ओवरऑल कहां स्टैंड करती है इन बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्पेशल फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का, वो ये है कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जीडीपी का, जीवीए का कितना परसेंट अभी कंट्रीब्यूट करता होगा। तो लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियन एग्रीकल्चर आज भी हमारी जो टोटल जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो 2015 के बाद जीडीपी कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी चेंज की गई, उसके हिसाब से 17.8% कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में आता है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से। वहीं अगर आप जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे, आजादी के जस्ट बाद की बात करेंगे 1950-51 में, तो उस वक्त एग्रीकल्चर जो टोटल जीडीपी हुआ करती थी इंडिया की, उसका 55.4% कंट्रीब्यूट किया करती थी। मतलब आजादी के बाद से आज तक जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, जीवीए जीडीपी टर्म्स में, वो 1/3 से भी कम हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर बड़ा होगा, कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी या मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बड़ा ही होगा। तो ये तो रहा पहला फैक्ट। दूसरा, जो शेयर है एग्रीकल्चर का हमारे कंट्री की जो इनकम है या जीडीपी है, जीवी है, उसमें लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, दोनों का जो शेयर है हमारी जीडीपी या टोटल इकोनॉमी में, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे आज की डेट में सर्विस सेक्टर रफली 55% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी में, इंडियन जीवीए में। लेकिन एग्रीकल्चर यूं तो सिर्फ 17.8% का ही कंट्रीब्यूशन करता है हमारी जीवीए में, लेकिन कितने लोग इसके ऊपर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हैं, वो नंबर अभी भी रफली 54.5% है। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ 17.8% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अभी भी जो हमारी 54.5% पॉपुलेशन है वो इस एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब कम पैसा 17.8% ऑफ जीडीपी है, लेकिन 55% के आसपास पॉपुलेशन अभी भी इस 17.8% जो मनी जनरेट करता है एग्रीकल्चर, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब एग्रीकल्चर लाइवलीहुड स्टैंड पॉइंट से अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी टर्म्स में शायद इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार गिरती चली जा रही है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटता चला जाता है। इसका मतलब आज की डेट में हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई ना दे, लेकिन लाइवलीहुड स्टैंड पॉइंट से एग्रीकल्चर आज भी इंडियन पॉपुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इसीलिए इसको आज भी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कहा जाता है। हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में कम कंट्रीब्यूशन हो, जीडीपी जीवीए के टर्म्स में कम कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन अगर इतनी भारी पॉपुलेशन, अगर इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के आसपास आप मान ले, तो मोटा मोटा रफली 70-75 करोड़ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। वहीं कुछ कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो नेपाल को आप देख लीजिए, तंजानिया को आप देख लीजिए, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर के ऊपर लाइवलीहुड डिपेंडेंसी है वो इंडिया से भी ज्यादा। जैसे नेपाल में आज भी 93% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तंजानिया में रफली 81% पॉपुलेशन। इसका मतलब इंडिया में 55% हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 18% जो टोटल इनकम है या जीडीपी है जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी पे, उस पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। और यही मेन रीजन है कि एग्रीकल्चर जो बहुत कम पैसा आप जनरेट करती है लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, उसकी वजह से जो भी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं ज्यादातर या तो गरीब हैं या बहुत ज्यादा गरीब हैं। इस वजह से ही एग्रीकल्चर को एक रिन्यूमरेटिव प्रोफेशन नहीं माना जाता। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे डेवलप्ड वर्ल्ड से, जैसे यूएस से, फ्रांस से, नॉर्वे से, यूके से, जापान से, तो वहां पर एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करती होगी उनकी जीडीपी का, जीवीए का रफली 2%।
तो आप कह रहे होंगे 2%, हमारे यहां 17.8%, लेकिन वहां पर कितने परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होगी? सिर्फ 2%। मतलब जीडीपीए का सिर्फ 2%, 2% ही एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूएसए, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, जापान में, वो भी सिर्फ 2%, 2% ही है। इस वजह से वहां की एग्रीकल्चर बहुत अट्रैक्टिव है आज की डेट में भी। तो यह रहा हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, एग्रीकल्चर सिर्फ सबसे बड़ा सेक्टर ही नहीं हमारी इकोनॉमी का, लेकिन सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी कहा जा सकता है। मतलब जिस सेक्टर पे हमारे कंट्री की 55% पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो, तो ऑब्वियसली है उससे बड़ा सेक्टर और क्या ही होगा। और ये इकलौता प्रोफेशन है आज की डेट में भी जिस पे इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, आप 10 करोड़ की भी इनकम उससे कमाते हैं, उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। टोटली टैक्स फ्री माना गया है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इससे जो बड़े किसान हैं, बड़े फार्मर्स हैं, जिनको टैक्स देना चाहिए, उनको बेवजह अनड्यू एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऑल द क्रिटिसिज्म अपार्ट, द लॉ ऑफ द लैंड इज, नियम यही है कि एग्रीकल्चर पर कोई इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर के साथ आपका और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, उस केस में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा, लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड रेट्स पर। और ये सिर्फ इस वजह से कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लाइन पे जीने के लिए मजबूर है। अगर उसके ऊपर हम इनकम टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है लोग बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त ना कर पाए, लोगों के लिए और बड़ा एक वो बर्डन बन जाए। चौथा जो फीचर है कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, और यह अकाउंट करता है जो टोटल अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स है इंडिया की, जो कि टोटल लेबर फोर्स है हमारी इकोनॉमी, उसकी 93.4% है। मतलब रफली 40 करोड़ लोग इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 93.4% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और उस 93.4% में से भी 90% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही, या एग्रीकल्चर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रफली 40 करोड़ के आसपास आता है, में एम्प्लॉयड हैं। पांचवा बड़ा फैक्टर, इंडिया अगर एग्रीकल्चरल ट्रेड की बात देख लें इंटरनेशनली, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड में। और इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड में रफली कितना होगा? 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, रफली 2.5%, 2.5% के आसपास। और इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूएस, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज को। इसके अलावा हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जब से हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए 1991 से, तब से इंडिया कंटिन्यूअसली एक नेट एक्सपोर्टर के तौर पे इमर्ज हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमेशा ज्यादा रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट के मुकाबले। जैसे 2019-20 का अगर हम डेटा देख लें तो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रहे 2.52 लाख करोड़ के, और हमारे एग्रीकल्चरल इंपोर्ट कितना रहे? रफली 1.47 लाख करोड़। मतलब ओवरऑल 1 लाख करोड़ का हमने एडिशनल एक्सपोर्ट किया है। नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर ही रहा है इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। सिक्स्थ मेजर फीचर, एक्सपोर्ट फिगर्स की हम बात माने तो एग्रीकल्चर क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेशनल इनकम के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है, कनेक्टेड है। और ऐसा माना जाता है कि अगर 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती है तो उसकी वजह से 0.5%, आधा % इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ती है, और 0.7% नेशनल इनकम इंडिया की भी बढ़ती है। कितना मेजर इंपैक्ट! एग्रीकल्चर 1% इंप्रूव करता है, ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल आउटपुट 0.5% इंक्रीज करेगा, और नेट नेशनल इनकम रफली 0.7% के आसपास ग्रो करना शुरू हो जाएगी। सेवेंथ मेजर सेलिएंट फीचर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमने सबसे पहले 1940 से ही, पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही
प्राइम मूविंग फोर्स चुना। और दोस्तों ये डिस्कशन हम शुरुआत के लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोज एंड कॉन्स रहे कि एग्रीकल्चर को चुना जाए, इंडस्ट्री को चुना जाए, लेकिन हमारे उस वक्त के जो लीडर्स रहे या उस वक्त जो ग्लोबल एनवायरमेंट रहा, उन सब चीजों को देखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करते हुए इवेंचुअली इंडिया ने डिसीजन लिया कि एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्री को ही इंडिया का प्राइम मूविंग फोर्स चुना जाए, उस ही के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब मार्केट फेलियर सामने समझ में आने लगे तो इंडिया ने फाइनली 2002 में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमें इंडस्ट्रीज के बजाय एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स चुनना होगा, जिसका इंडिया ने ऑफिशियली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में ऑफिशियल अडॉप्शन भी किया ऑफ एग्रीकल्चर एज द प्राइम मूविंग फोर्स। 8th मेजर फीचर, अगर 1% इंक्रीज होता है एग्रीकल्चर के शेयर में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में, तो उससे हमें एडिशनली 8,500 करोड़ की एडिशनल इनकम इंडिया में आती है। 9th इंपॉर्टेंट फीचर, टोटल जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है, जब फसल उगाई जाती है, उसका कितना परसेंट अभी भी मॉनसून के ऊपर डिपेंड होता होगा? 66.1% जो हमारा टोटल क्रॉप्ड एरिया है पूरे कंट्री में, वो अनफॉर्चुनेटली आज भी जो मॉनसून की अनसर्टेनिटीज हैं या मॉनसून रिलेटेड इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स है, उस पर डिपेंडेंट है। मतलब हैवीली डिपेंडेंसी हमारी आज भी मॉनसून के ऊपर है। अगर मॉनसून फेल हो गए, एग्रीकल्चर पे मेजर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अब गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मॉनसून के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको कम किया जाए, वाटर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। मतलब हर ड्रॉप जो पानी की जाए, ज्यादा से ज्यादा उससे प्रोडक्शन मिले, ज्यादा से ज्यादा उसकी एफिशिएंसी हो, ज्यादा से ज्यादा उससे आउटपुट हम जनरेट कर पाए। कोशिश यह भी है कि जो इरिगेशन एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव किया जाए। पॉइंट नंबर 10 कि अगर प्रोडक्शन टर्म्स में हम चीजों की बात करें तो फूड गेन प्रोडक्शन में इंडिया का रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा गया है 2020-2021 में, और ये रिकॉर्ड लेवल प्रोडक्शन रहा है रफली 296.65 मिलियन टन्स। 2019-20 में जो सिर्फ 291.95 मिलियन टन्स रहा। और कंट्री ऐसा लगता है कि कई क्रॉप्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस साल करेगा, जैसे राइस का रफली 118.5 मिलियन टन्स, व्हीट का 108.3 मिलियन टन्स और न्यूट्री सीरियल्स का रफली 46.23 मिलियन टन्स। तो दोस्तों लगातार हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो न्यूट्री सीरियल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 10 जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, एक एक करके मुझे लगता है दैट सेट्स द टोन, मतलब एक माहौल बना दिया कि इंडिया की ओवरऑल एग्रीकल्चर सिनेरियो कैसा हमें दिखाई देता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट को आप ध्यान में रखिए, कीप दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड, और उसके साथ आगे के लेक्चर्स को आप समझने की कोशिश करिए। तो जब ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया इंडियन एग्रीकल्चर का, अब द इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। अब हम बात करते हैं खरीफ और रबी की। ये दो सर्टेन स्पेशल टर्म्स हैं जिनको डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स के लिए यूज किया जाता है इंडिया में। और इंडिया में जो क्रॉप ईयर है, कब से कब उसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है, माना जाता है, उसको माना जाता है जुलाई से जून तक। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर है वो 1 अप्रैल से नहीं, ना ही वो 1 जनवरी से, उसको माना जाता है जुलाई से जून तक। और इंडिया के जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं उनको 2 मेन सीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक तो खरीफ और दूसरा रबी। जो खरीफ सीजन क्रॉपिंग है यह होता है जुलाई मंथ से लेके अक्टूबर मंथ तक, और यह डिपेंड करता है हमारा साउथ वेस्ट या जिसको समर मॉनसून भी कहा जाता है। और हमारा जो दूसरा क्रॉपिंग सीजन है रबी क्रॉपिंग सीजन, वो होता है अक्टूबर के मंथ से लेके अगले साल के मार्च महीने तक, और वो डिपेंडेंट होगा नॉर्थ ईस्ट या जिसको रिटर्निंग मॉनसून भी कहा जाता है या जिसको विंटर मॉनसून भी कहा जाता है। जो भी क्रॉप्स हैं
मार्च और जून, इसका मतलब कि रबी और खरीफ के बीच में जो गैप रह गया, इसमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको कहा जाता है समर क्रॉप्स, और उनके लिए एक नाम भी दिया गया है जिसको कहा जाता है जायद क्रॉप्स। इंडिया के अलावा क्या और कोई कंट्रीज हैं जो ये खरीफ, रबी, जायद की टर्मिनोलॉजीज को अभी भी यूज करते होंगे अपने क्रॉपिंग सीजन्स के लिए? यस, हमारे पास रहे और हमारे दोस्त पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी वो दो कंट्रीज हैं जो दोनों टर्म्स खरीफ और रबी को यूज करते हैं अपने यहां के क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग सीजन्स को डिनोट करने के लिए। जो टर्म है खरीफ और जो टर्म है रबी, ये ओरिजिनेट होते हैं अरेबिक लैंग्वेज से, जहां खरीफ का मतलब है ऑटम और रबी का मतलब है स्प्रिंग। अगर कुछ मेजर खरीफ क्रॉप्स की बात कर ली जाए तो उसमें आपको राइस मिल जाएगा, उसमें आपको मेज, सोगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट जिसको रागी भी कहते हैं, अरहर, दाल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। वहीं मेजर रबी क्रॉप्स की बात हो जाए जो जनरली विंटर सीजन में आप ग्रो करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा व्हीट, बार्ले, ओट्स, सीरियल्स, चिकपी, ग्राम, पल्सेस, लिनसीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले ओवरऑल फिलॉसफी पिक्चर हमने समझी इंडियन एग्रीकल्चर की, फिर दोनों की टर्म्स मतलब खरीफ और रबी क्रॉपिंग सीजन्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स को हमने समझा। अब हम चलते हैं अपने अगले सब टॉपिक जिसका नाम है कि इंडियन एग्रीकल्चर का ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे कहां हम स्टैंड करते हैं। बात समझ में आ गई? क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स हैं, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे जो बीच का पीरियड है जिसको समर क्रॉप्स कहा जाता है जायद हो, लेकिन जो भी आउटपुट होगा, जो भी ग्रोथ होगी, जो भी फसल पैदा होगी, वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? अल्टीमेटली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि इससे हम अपनी पॉपुलेशन को फूड दे सकें, खाने के लिए दे सकें, उनका पेट भर सकें। तो अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए इंडिया की फूड फिलॉसफी पे कि शुरुआत से लेके आज तक कैसे टाइम के साथ इंडिया की, इंडियन पॉलिसी मेकर्स की, हमारे लीडर्स की सोच बदलती चली गई, इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन एग्रीकल्चर की, हमारी फूड फिलॉसफी को लेकर। इंडिया की अगर फूड फिलॉसफी की आप बात करें तो जनरल टर्म्स में इसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर फेज के अपने खुद के अलग ऑब्जेक्टिव्स हुए, अपने अलग चैलेंजेस हुए। जैसे शुरुआत करते हैं पहले फेज की। जो पहला फेज है फूड फिलॉसफी का, यह फेज जो पहले 3 डिकेड हैं, रफली 1980s तक इंडिपेंडेंस के बाद, तब तक फर्स्ट फेज हमारा कंटिन्यू रहा। और फर्स्ट फेज में हमारा मेन एम और हमारा स्ट्रगल भी यही रहा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके, ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स उगा के, जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, ताकि लोगों को फिजिकल एक्सेस मिल जाए फूड। मतलब खाना अगर उगा नहीं पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आउटपुट नहीं होगा, तो अपनी पॉपुलेशन को खिलाएंगे कैसे? तो पहले फेज में हमारा फोकस रहा फिजिकल एक्सेस टू फूड, कि इतना खाना हम प्रोड्यूस कर लें कि हमारी पॉपुलेशन को हम अच्छे से फीड कर पाएं। और इसी कड़ी में ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, जिससे इतना हम प्रोड्यूस कर पाएं कि हमारी पॉपुलेशन के लिए प्लस हमारे बफर स्टॉक के लिए सफिशिएंट स्टॉक हम कर पाएंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, हमारे फार्मर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का या फिजिकल एक्सेस फूड को कैसे ले पाएंगे, उसको अचीव कर पाएं। और 1980s के एंड की अगर बात माने तो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन चुका था जब बात हो फूड प्रोडक्शन की। तो यह रहा हमारा पहला फेज। इंडिपेंडेंस के बाद रफली 3 डिकेड्स तक चला। ग्रीन रेवोल्यूशन ने मेजर रोल प्ले किया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था फिजिकल एक्सेस टू द फूड, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएं हमारी पॉपुलेशन को, ताकि हम फीड कर पाएं। 1980s में यह फर्स्ट फेज हमारा खत्म होता है इंडिया की फूड फिलॉसफी का। फिर शुरू होता है सेकंड फेज। और जब हमने फर्स्ट फेज को सक्सेसफुल होते हुए देखा कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, चाहे वो पैडी हो, चाहे वो राइस हो, उनके प्रोडक्शन में, तो एक नया चैलेंज हमको देखने को मिला कि हमने
फूड प्रोड्यूस तो कर लिया, गोदाम तो भर लिए, एफसीआई के गोदाम भी भर गए, स्टोरेज भी भर गए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है उस फूड को अफोर्ड करने का, एक्सेस करने का। तो सेकंड हमारा फेज रहा कैसे लोगों तक इकोनॉमिक एक्सेस को इंश्योर किया जाए फूड के। हो सकता है एफसीआई के गोदाम बिल्कुल लदे पड़े हों फूड ग्रेन से, लेकिन अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो फूड बफर स्टॉक या फिजिकल एक्सेस किसी काम की नहीं है। तो जहां पहले फेज ने फोकस किया फिजिकल एक्सेस, मतलब पहले हम फिजिकली उगा तो इतना ले, प्रोड्यूस तो इतना कर ले। सेकेंड फेज ने फोकस किया कि अब जब हमने उगा लिया है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, फिजिकल एक्सेस इंश्योर कर लिया है, इकोनॉमिक एक्सेस कैसे इंश्योर करेंगे फूड सप्लाई का टू लार्ज सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। और सिचुएशन बहुत खराब होती हुई दिखाई दी हमें अर्ली 2000s में, जब बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कंट्री में इमर्ज होना शुरू हुई, जिसमें हमें ऐसा लगा कि जो हमारा बफर है उसके 3 गुना से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सेंट्रल पूल में, उसके बावजूद भी कई लाखों करोड़ों लोग भूख की वजह से शायद हर साल अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हों, या जिनको क्योंकि फूड नहीं मिल पा रहा है, फूड ग्रेन्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से उनको शायद रोज भूखा सोना पड़ रहा हो। और पहले फेज के पीछे जो पूरा लॉजिक रहा कि हम फिजिकल एक्सेस अगर इंश्योर कर लेंगे, इतना अगर हम प्रोड्यूस कर लेंगे कि सभी के लिए सफिशिएंट हो, बफर स्टॉक हम रख लेंगे कि अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई पैंडेमिक हो जाए, फ्लड्स आ जाए, ड्रॉट्स आ जाए, मॉनसून खराब हो जाए, बफर स्टॉक हम यूज कर सकते हैं हमारे मासेस को फीड करने के लिए। इस पूरी स्कीम प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट रहा, आउटपुट रहा कि आपने प्रोड्यूस तो कर लिया फूड ग्रेन, स्टोरेज तो आपने कर लिया फूड ग्रेन, स्टॉक तो आपने कर लिया फूड ग्रेन, लेकिन लोगों को आप दे इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट जो हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा, वो पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आया अर्ली 2000s में। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल फाइल की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको फाइल किया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ने। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे एक नेशनल लेवल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसको बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा भी कहा जाता है, एमजी नरेगा भी कहा जाता है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया। कोर्ट्स ने गवर्नमेंट से पूछना शुरू किया कि आपके पास इतना सारा फूड ग्रेन है, बहुत सारा फूड ग्रेन तो स्टोर करने के लिए आपके पास जगह भी नहीं है, बहुत सारे आपके जो गोदाम है उसमें फूड ग्रेन सड़ रहा है, बहुत बार आपको सी में, रिवर्स में फूड ग्रेन को डंप कर देना पड़ता है ताकि मार्केट की प्राइसेस को मैनेज किया जा सके, स्टेबल रखा जा सके। इसके अलावा आपकी खुद की पॉपुलेशन तो भूखी है, आपकी खुद की पॉपुलेशन तो शायद फूड ग्रेन या भूख की वजह से हर साल मरती जा रही है, लेकिन इसके बजाय आप एक्सपोर्ट करने में लगे हैं इंडियन फूड ग्रेन को बाहर के मार्केट्स में। और इंडिया अब तक, खासतौर से 2002 तक, एक लीडिंग मेजर एक्सपोर्टर बन चुका था व्हीट का। इनफैक्ट 2002 का आप डेटा देखें तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन में बहुत सारे हमारे कॉमन सिटीजन्स रहे जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से, अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से, इकोनॉमिक एक्सेस नहीं होने की वजह से, जिनको भूखा सोना पड़ा, जिनकी शायद डेथ भी हो गई हो या होती चली गई हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया व्हीट का। हमारा फूड ग्रेन हमारे लोगों तक पहुंचने के बजाय इंटरनेशनल मार्केट में हम बेच रहे थे। बड़ी आयरॉनिकल, बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। इसका मतलब वो जो शेयर है व्हीट का, गेहूं का, जो हमारे लोग इसलिए कंज्यूम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी इकोनॉमिक रीच इतनी नहीं थी, उनकी जेब में शायद पैसा इतना नहीं था, उसको हमारे लोगों तक सस्ते दाम में पहुंचाने की बजाय हम उसको बाहर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे। इसका बड़ा रीजन ग्रीन रेवोल्यूशन को भी माना जाता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कई सारे कॉस्टली इनपुट्स पर बेस्ड था। जैसे अगर आपको पेस्टिसाइड चाहिए तो उसके लिए इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ज्यादा पानी चाहिए, इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, इनपुट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब आपका प्रोड्यूस होगा, उपज होगी, तो उसकी कॉस्ट भी कहीं ज्यादा होगी। और हो सकता है उस वक्त आम आदमी, गरीब आदमी, बिलो पॉवर्टी, अंडर प्रिविलेज्ड, मार्जिनल सेक्शन जो हों,
वो उस व्हीट को, उस राइस को अफोर्ड ना कर पाए। इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, एड्रेस करने के लिए टाइम बाउंड और टारगेट ओरिएंटेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सपोर्ट के बारे में फिर सोचा जाने लगा और कोशिश की जाने लगी कि सिर्फ व्हीट उगाना ही या राइस उगाना ही या फूड ग्रेन उगाना ही या फिजिकल एक्सेस इंश्योर कर देना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर हमारे लोगों की, हमारी कॉमन पॉपुलेशन की, हमारे मासेस की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है, तो फिर ऐसे फिजिकल एक्सेस का क्या फायदा। तो अब फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल अब बना पाएं। और सच्चाई यह है, आज की डेट में भी सिर्फ लिमिटेड ही सक्सेस हम कह सकते हैं अपने पूरे इनिशिएटिव को जब भी बात आती है इकोनॉमिक एक्सेस टू द फूड ग्रेन्स। गवर्नमेंट ने पीडीएस शॉप स्टार्ट की, फेयर प्राइस शॉप स्टार्ट की, सब्सिडीज स्टार्ट की, इसके बाद 3 महीने का राशन फ्री, फिर 3 महीने का राशन फ्री, इसके अलावा अंत्योदय योजना स्टार्ट की, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सच यह है कि हो सकता है कई फैमिलीज को शायद अभी भी सफिशिएंट फूड ग्रेन हम अवेलेबल ना करवा पा रहे हों। और गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को एड्रेस करने का अपना जो मेन व्हीकल चुना, तरीका चुना, वो चुना कि सब्सिडी देते जाइए, कि जो प्रोडक्शन है वो तो जो कॉस्ट उसकी होगी ही, लेकिन उसको आप आर्टिफिशियली सस्ता करते चले जाइए और इस सस्ते फूड ग्रेन को आप पीडीएस शॉप्स के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, राशन की दुकानों के थ्रू कॉमन सिटीजन तक आप पहुंचाइए। तो इसमें मिस क्या हो गया? इसमें मिस ये हो गया कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे सुधारें ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, सब तक फूड ग्रेन पहुंच जाए, उसके बजाय उन इनएफिशिएंसीज को एग्रीकल्चर सेक्टर के हमने इग्नोर कर दिया और सिंपल सब्सिडी देना शुरू कर दिया। इनएफिशिएंसीज एग्रीकल्चर सेक्टर में बनी रही, फूड ग्रेन हमेशा से महंगा रहा, गवर्नमेंट ने और ज्यादा पैसा फेंका, सब्सिडी दी, आर्टिफिशियली सस्ता किया। अब अगर आप सब्सिडी देंगे तो किसी ना किसी और से आप वो पैसा लेंगे। हो सकता है आप अगर एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करना चाहते हैं, आपको हेल्थ में कट करना पड़ा हो, आपको एजुकेशन में कट करना पड़ा हो, आपको पावर सेक्टर में कट करना पड़ा हो, आपको विमेन वेलफेयर में कट करना पड़ा हो, आपको ट्राइबल वेलफेयर में कट करना पड़ा हो, और किसी ना किसी स्कीम से आपको कट करके एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करना पड़ेगा। तो इसको भी एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है कि सिर्फ सब्सिडी देने के बजाय हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स थे, कि हमारे पास इरिगेशन का प्रॉब्लम है, या मैकेनाइजेशन नहीं है, या स्टोरेज का प्रॉब्लम है, या प्रोडक्टिविटी लो है, या मार्केट लिंकेजेस नहीं है, उनको फिक्स करना चाहिए था। उनको आप फिक्स करते, एग्रीकल्चर आपका आउटपुट अपने आप सस्ता हो जाता, लोगों तक आसानी से इकोनॉमिक एक्सेस आप इंश्योर कर सकते थे। और इतनी ज्यादा फूड सब्सिडीज देने के बावजूद भी आज भी इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हो सकता है कुछ सेक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन आज भी शायद उस पोजीशन में ना हो कि पीडीएस शॉप से उनको जो फ्री राशन मिलता है या सब्सिडाइज राशन मिलता है, उसके अलावा अगर उनको जरूरत पड़ जाए तो शायद वो उसको अफोर्ड ना कर पाए। हंगर इंडिया में आज भी एक मेजर प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी आज भी इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। इंडिया को वर्ल्ड के सबसे अनइक्वल कंट्रीज में आज भी आका मापा जाता है। और इंडिया सही मायने में ये जो सेकंड फेज रहा इंडियन फूड फिलॉसफी का, कि फर्स्ट फेज में तो फिजिकल एक्सेस, सेकंड फेज में इकोनॉमिक एक्सेस, उसको पूरी तरह अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाया है। इंडिया ने इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ट्विन अप्रोच अपनाया है। सबसे पहले तो आप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, तो वो अफोर्ड अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड, जो फूड ग्रेन्स की कॉस्ट है उसको आप कम करिए, और उसको सब्सिडी देके कम मत करिए, उसको आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाके करिए, नई टेक्नोलॉजी लाके करिए, ड्रिप इरिगेशन से करिए, बायोटेक्नोलॉजी से करिए, ताकि फूड ग्रेन्स की कॉस्ट कम आ जाए। लोगों को जॉब दीजिए, उनकी सैलरी बढ़े, वेजेस बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, और फूड ग्रेन्स को आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा से आप सस्ता करिए। ये ट्विन अप्रोच हो सकता है अगले कुछ डिकेड्स में। ये जो सेकंड इशू रहा, इकोनॉमिक एक्सेस टू द फूड ग्रेन, इसको रिजॉल्व कर पाए इंडिया में। और इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि 1980s तक हम बहुत खुश हुए कि ग्रेन रेवोल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में, लेकिन ये जो खुशी थी ये बड़ी ही शॉर्ट लिव्ड रही।
क्योंकि 1990s में इंडिया को फिर से रियलाइज होने लगा कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने बढ़ाया, अब फिर से वो कम पड़ने लगा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो 1960s 70s में जो हमने गेन्स अचीव किए फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने में, अब वो ऑफसेट होने लगे हमारी कहीं ज्यादा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। और आज भी इंडिया फिजिकल रीच के साथ साथ इकोनॉमिक रीच लोगों तक पहुंचा पाए, सभी तक पहुंचा पाए, उसी डायरेक्शन में वर्क करता हुआ नजर आता है। तो यह हमारा रहा सेकेंड फेज ऑफ फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। अब जो थर्ड फेज और फाइनल फेज है फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जब 1980s का डिकेड एंड हुआ और वर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने कई बार क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरीके से आप फूड ग्रेन उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को आप कैरी आउट कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसका एक इंपॉर्टेंट व्हीकल रहा, टर्मिनोलॉजी रहा, अंब्रेला सेटअप स्ट्रैटेजी रही, जिसमें आप ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा यूज कर रहे हैं, ज्यादा पानी आप यूज कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? और डेवलप्ड इकोनॉमीज ने 1980s के बाद से ही डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ एक हाउस होल्ड एक्टिविटी नहीं है, एक इंडस्ट्री है। इसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये सब्सिस्टेंस लेवल पे नहीं है कि सिर्फ घर के लोग फावड़े और हल से इसको जोतें, बोएं, बैल और गाय के थ्रू। अब इसमें इक्विपमेंट यूज हो रहा है, इसमें फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो किसी इंडस्ट्री से कम इसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया ने फिर भी इसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट नहीं किया। और 1990s से एक और नया चैलेंज कि बहुत सारी कंट्रीज ने ये जो नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ज्यादा वाटर टेबल को नीचे से पंप करना, पानी को एक्सट्रैक्ट करना, ओवर एक्सप्लॉइट करना, क्या ये इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है? और क्या इसको आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल नीड्स के लिए इसको आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे बिना एनवायरमेंट को हार्म किए? तो 1990s में यह बात भी समझ में आने लगी ग्लोबल कम्युनिटी को, इंडियन इकोनॉमिस्ट को, इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारी लीडरशिप को, कि 1960s से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया कि फिजिकल एक्सेस हो जाए, हमारा आउटपुट बढ़ जाए, ताकि सफिशिएंट फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस कर पाए अपनी पॉपुलेशन के लिए, वो तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट शायद हम सोचना, समझना, एनविजन करना भूल गए कि ये जो मेथड्स हैं जिसमें कहीं ज्यादा पानी आप यूज कर रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, क्रॉपिंग पैटर्न्स आपने चेंज कर लिए हैं, ऐसी जगह आपने चावल उगाना शुरू कर दिया, शुगर केन आपने उगाना शुरू कर दिया जहां बारिश नहीं होती है, तो फिर उसको इरिगेट कैसे करेंगे, सींचेंगे कैसे? जमीन से पानी एक्सट्रैक्ट करके। तो ये कंप्लीटली इकोलॉजिकली अनटेनेबल हो गया, अनसस्टेनेबल हो गया। 1990s से फिर समझ डेवलप होने लगी कि सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें ज्यादा पानी, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इन चीजों को यूज करेंगे, ये बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे आपकी सॉइल है वो बैरन, बंजर हो जाएगी, वाटर टेबल आपकी बहुत नीचे चली जाएगी, और पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, बहुत सारे एरियाज धीरे धीरे एक डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे राजस्थान में अगर आप चले जाएं दिल्ली के आसपास, फॉर एग्जांपल अलवर से मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां 1700-1800 फीट तक आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी जो भी मिलेगा एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, ब्रैकिश वाटर मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, जिससे धीरे धीरे आपकी सॉइल भी खराब होती चली जाएगी, फर्टिलिटी भी आपकी खत्म होती चली जाएगी। तो ये रहा 1990s के बाद का थर्ड फेज। मतलब फिजिकल एक्सेस के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सेस, इकोनॉमिक रीच के साथ साथ ऐसी एग्रीकल्चर या ऐसी फूड सप्लाई, ऐसी फूड फिलॉसफी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो, बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कर चुके। ये एक नया चैलेंज रहा इन फेज 3 ऑफ फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। मतलब अब इंडिया को थर्ड फेज में समझ में आने लगा कि हमें सिर्फ फिजिकल एक्सेस ही नहीं, हमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्सेस ही नहीं, फिजिकल एक्सेस के साथ, इकोनॉमिक एक्सेस के साथ हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी फोकस करना होगा, जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो।
फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एक्सेस तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फिजिकल एक्सेस दिया, उसके बाद जब सब्सिडीज हमने स्टार्ट की तो हमें इकोनॉमिक एक्सेस मिला। अब हमें एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एक्सेस या सस्टेनेबल एक्सेस टू फूड भी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन हमारा हो गया कि फूड फिलॉसफी टाइम के साथ कैसे हमारी चेंज होती चली गई, जिसका इंपैक्ट हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स, हमारी स्ट्रैटेजी, सब्सिडीज, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी एटसेट्रा सब पे हमको लगातार दिखाई देता चला गया। अब हम मूव करेंगे अपने अगले सब टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हम बात करेंगे इंडिया में अगर एग्रीकल्चर की बात हो और एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट क्या होगा, सबसे जरूरी चीज क्या होगी, लैंड, जमीन। अब हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स की, या क्या क्या जमीन संबंधी या भूमि सुधार लाए गए ताकि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जो हमारे टेनेंट्स हैं उनको सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके, और इंडिया का ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके, प्रोडक्टिव हो सके, इसको इंश्योर किया जा सके। उसको शुरुआत से लेके लास्ट तक क्या क्या माइंडसेट रहा, थॉट प्रोसेस रही, फिलॉसफी रही, उसके कॉन्टेक्स्ट में जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे एग्रीकल्चर का ये कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जब भी बात होती है इंडिया में या इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर या भारत के कृषि में लैंड रिफॉर्म्स की, भूमि सुधारों की, तो कई बार टाइम के साथ क्या हमारी फिलॉसफी होगी, क्या हमारी प्रायोरिटीज होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी लैंड रिफॉर्म्स को लेके, ये बार बार चेंज होती हुई देखी गई है। अगर आप ओवरऑल लैंड रिफॉर्म्स को देखें तो ऐसा लगता है कि लैंड रिफॉर्म्स को मोटे मोटे तौर पे आप दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 वो फेज है जो इंडिपेंडेंस या आजादी के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ, और इंडिया ही नहीं, आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड होने से पहले हमेशा एग्रीकल्चर या एग्रेरियन इकोनॉमी या कृषि प्रधान ही होती है। हो सकता है कुछ कंट्रीज कम पीरियड के लिए हो सकता है कुछ कंट्रीज ज्यादा पीरियड के लिए हो, लेकिन हर कंट्री, हर इकोनॉमी की शुरुआत, हर सोसाइटी की शुरुआत एग्रीकल्चर से ही हुई। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज को जन्म मिला, और इंडस्ट्रीज के बाद या इंडस्ट्रीज के साथ फिर सर्विस सेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स डेवलप होते हैं, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज ने कोशिश की कि इंडस्ट्रीज के बजाय एग्रीकल्चर को रिफॉर्म किया जाए एक टाइम बाउंड मैनर में, कि अगर एग्रीकल्चर सॉलिड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिफॉर्म्ड हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। चाइना ने भी यही किया। जैसे हमने शुरुआत में लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को पहले लाया जाए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स को पहले लाया जाए, उसके बाद इंडस्ट्रीज, उसके बाद सर्विस सेक्टर को या सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को देखा जाए। और इस सब को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होगा? लैंड। लैंड आज की डेट में भी सबसे बड़ा रिसोर्स है लाइवलीहुड का, सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन के लिए। और सिर्फ हमारी ही पॉपुलेशन क्यों, कोई भी अगर एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रेरियन या कृषि प्रधान इकोनॉमी है, देश है, तो लैंड या जमीन सबसे, या भूमि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स उसमें माना जाएगा। और अगर आपको कोई भी कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर संबंधी, एग्रेरियन रिफॉर्म लाना है जिससे सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हो सके, तो आपको सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स को लाना होगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक टिपिकल एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते बहुत ही ज्यादा इनइक्विटेबल एग्रेरियन सिस्टम हमारा रहा। मतलब जो भी सिस्टम रहे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, चाहे वो जमींदारी सिस्टम हो, रैयतवाड़ी सिस्टम हो, महलवाड़ी सिस्टम हो, उसमें सिर्फ गिने चुने लोगों, बड़े जमींदारों के हाथ में ही जमीन रही, लैंड रही। उसके बाद ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन रही, या तो वो टेनेंट्स रहे, मतलब किराए पे, एक तरीके से आप कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स रहे, बटाईदार रहे, या लैंड रेस्ट रहे, या एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे, लेबरर्स के तौर पे काम करते रहे। तो बड़ा ही इनइक्विटेबल एग्रेरियन सिस्टम इंडिया को वरासत में मिला, इनहेरिटेंस में मिला।
और जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक बड़ा प्लैंक जिसको कहा जाता है या इनिशिएटिव जिसको आप कह सकते हैं, वो रहा लैंड रिफॉर्म्स को लाना या भूमि सुधारों को लागू करना। और इसको एग्रेरियन रिफॉर्म्स या हमारी एग्रीकल्चर को कैसे सुधारा जाए उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस वक्त माना गया। और ये सिर्फ इंडिपेंडेंस या आजादी की बात ही नहीं, 1935 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार इस बात पे फोकस करना शुरू कर चुकी थी कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स हमें जल्दी लाने होंगे और एग्रेरियन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इफेक्टिव हों, एफिशिएंट हों, लोगों को वास्तव में फायदा पहुंचे, उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स को हमको सबसे पहले लाना होगा। और इंडिया में जो भी लैंड रिफॉर्म्स रहे उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स माने गए। और ये 3 ऑब्जेक्टिव्स बाकी जो इकोनॉमीज हैं जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, उन्होंने जो 3 ऑब्जेक्टिव्स अपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए माने, उन्हीं की तर्ज पर इंडिया ने भी इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को उस वक्त अडॉप्ट किया अपने लैंड रिफॉर्म्स को लेके। पहला ऑब्जेक्टिव कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स जब भी हम लाएंगे, उनका पहला एम, उनका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज हैं एग्रीरियन स्ट्रक्चर में जो हमें ब्रिटिशर्स से मिली, उनको सबसे पहले हम खत्म करें। क्योंकि जब तक हम इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को खत्म नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर का ना ही प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, ना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। और ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज हो सकता है जो साइज है एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स की उससे रिलेटेड हो, लैंड ओनरशिप से रिलेटेड हो, लैंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, टेनेंसी रिफॉर्म से रिलेटेड हो, या इंटरमीडिएरीज के अबॉलिशन से रिलेटेड हो, या मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को कैसे टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया जाए उससे रिलेटेड हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया एग्रेरियन रिफॉर्म्स का, लैंड रिफॉर्म्स का, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज जो कि साइज ऑफ द होल्डिंग, ओनरशिप, इनहेरिटेंस, टेनेंसी रिफॉर्म्स, इंटरमीडिएरीज के अबॉलिशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन एटसेट्रा से रिलेटेड रहे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इंडिया के लैंड रिफॉर्म्स का सेकंड ऑब्जेक्टिव रहा कि किस तरीके से हम जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं हमारे कंट्री में, उनको हम दूर करेंगे अपने लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, जो अल्टीमेटली प्लॉ बैक होंगे हमारे एग्रेरियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। और लैंड ओनरशिप का जो पैटर्न इंडिया में रहा, हाई इनइक्वालिटी, जिसका बड़ा नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट देखा गया, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही नहीं लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी पे, हमारी पूरी इकोनॉमी पे। और इसको इंडिया के पर्टिकुलर केस में बड़ा टिपिकली इंटरट्वाइंड देखा गया, जुड़ा हुआ देखा गया हमारे सैकड़ों साल पुराने या हजारों साल पुराने कास्ट सिस्टम के साथ। और सिर्फ कास्ट सिस्टम के साथ ही नहीं, लेकिन लैंड को एक सोशल प्रेस्टीज भी माना गया, स्टेटस भी माना गया सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जो बाकी किसी कंट्री में देखने को नहीं मिला। ना ही तो वहां कास्ट के हिसाब से आपका एग्रीकल्चर में क्या पोजीशन होगी, आपके पास कितनी लैंड होगी, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, यह डिसाइड होता था किसी कंट्री में। ना ही लैंड को किसी तरह का कोई प्रेस्टीज इशू मनाया जाता था, सिर्फ एक कमर्शियल एसेट की तरह, एक इकोनॉमिक एसेट की तरह बाकी कंट्रीज में लैंड को ट्रीट किया गया। कि इंडिया में हमारे सोशल सिस्टम ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लैंड ओनरशिप को लेके। जैसे 80% से ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन रही इंडिपेंडेंस के बाद, उसकी जो लाइवलीहुड थी कहीं ना कहीं एग्रेरियन सिस्टम से ही आती हुई दिखाई दी। और जो एग्रेरियन एसेट्स थे, मतलब जो भी लैंड होल्डिंग्स एटसेट्रा हो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा, ओनरशिप रहा, वो इक्विटेबल नहीं रहा कि सबको बराबर बराबर या मोर और लेस यूनिफॉर्म हो, बिल्कुल भी नहीं। जो रईस हैं, बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े हैं, उसके बाद शायद ज्यादातर के पास लैंड ही ना हो, कुछ के पास छोटी लैंड होल्डिंग्स हो, मतलब हाईली इनइक्विटेबल ओनरशिप। और गवर्नमेंट चाहती थी कि जो लैंड ओनरशिप है, हाईली इनइक्विटेबल है, इसको कैसे रिस्ट्रक्चर करें ताकि ऐसे लोगों को भी जमीन दी जा सके या लैंड दी जा सके जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है। कईयों के पास हजारों बीघा जमीन, किसी के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा जमीन। फैमिली हो सकता है दोनों की बराबर की साइज की हो, तो एक हो सकता है करोड़पति अरबपति हो, दूसरा हो सकता है 2 वक्त की रोटी या फूड या खाने के लिए स्ट्रगल करे। तो गवर्नमेंट को लगा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होगा इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को हटाना,
दूसरा हमारा फोकस होगा सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाना, और यह तभी हम कर पाएंगे जब लैंड ओनरशिप को हम रिस्ट्रक्चर कर पाएं, अपनी पब्लिक वेलफेयर अप्रोच को लॉजिकल ग्राउंड्स के थ्रू हम परस्यू कर पाएं। और ये जो ऑब्जेक्टिव रहा लैंड रिफॉर्म्स का, सोशो पॉलिटिकल अटेंशन, कि किस तरीके से इतना पुराना जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर रहा, जो कास्ट के साथ एसोसिएटेड रहा, प्रेस्टीज के साथ एसोसिएटेड रहा, सोशल स्टेटस के साथ एसोसिएटेड रहा, उसको भी आपको अकाउंट में लेना होगा अगर आपको ये सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज को दूर करना है। और इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत ही हॉट इश्यू उस वक्त बन गया। इसको काफी खराब नाम भी मिला, क्योंकि कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज इस बात पे किया कि गवर्नमेंट जबरदस्ती बड़े काश्तकारों या बड़े लैंड ओनर से लैंड लेके छोटों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसको अगर लैंड ग्रैबिंग ना कहा जाए या जमीन को हड़पना ना कहा जाए गवर्नमेंट द्वारा, तो फिर और क्या कहा जाए। तो ये रहा सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव, थर्ड एम लैंड रिफॉर्म्स का इंडिया में रहा कि जो इंडिया है हाईली कंटेम्परेरी है नेचर में। सबसे पहले तो जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इसको शायद इतना सोशो पॉलिटिकल अटेंशन नहीं मिल पाया। तीसरा ऑब्जेक्टिव रहा कि सेकंड ऑब्जेक्टिव के साथ सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज को हटाया जाए, जो कास्ट से रिलेटेड है, सोशल स्टेटस के साथ रिलेटेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा के साथ रिलेटेड है। ज्यादा जमीन है उनसे लेके कम, जिनके पास जमीन है या जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको दी जाए। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव रहा लैंड रिफॉर्म्स का, वो इस बात को लेके रहा कि इन सब को करने के साथ साथ क्यों ना जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, मेल न्यूट्रिशन है, फूड इनसिक्योरिटी है, उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें, खत्म कर सकें, एड्रेस कर सकें। लेकिन ये जो तीसरा ऑब्जेक्टिव रहा, इसको शायद उतना फोकस, उतना अटेंशन, उतना पुश नहीं मिल पाया। तो जब गवर्नमेंट ने 3 ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए सेट कर लिए, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को हटाना, सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाना, और तीसरा हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। तो कैसे आप अचीव करेंगे? इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, और इन तीनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स के कई बार इंपॉर्टेंट सब स्टेप्स भी देखे गए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को इंडिया में लागू करने के लिए, कि जो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, इनको खत्म किया जाए। और ये हम खत्म तभी कर सकते हैं जब इतने सालों पुरानी जो एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण जैसे लैंड टेन्योर सिस्टम्स रहे, जैसे जमींदारी, महलवाड़ी, रयतवाड़ी, जो ब्रिटिशर्स ने लागू किए, इनको पूरी तरह अबॉलिश कर दिया जाए। इंडिया ने पूरी तरह अबॉलिश इनको किया भी। पहला तरीका लैंड रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए। दूसरा, इंडिया ने कहा कि इंटरमीडियरीज को अबॉलिश खत्म करने के साथ साथ टेनेंसी रिफॉर्म्स भी लाए जाएंगे। टेनेंट्स वो होते हैं जो किराए पे रहते हैं। मान लीजिए अब खेत मैंने किराए पे ले लिया, बदले में हो सकता है मैं आपको आधा, 1/3, 1/4 प्रोड्यूस उसके बदले में आपको दूं। तो इंडिया ने कहा कि इंडिया में तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है, बहुत सारे जो हमारे पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, टेनेंट्स की तरह काम करते हैं, तो उनको बेनिफिट पहुंचे, इसके लिए हमको दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना होगा टेनेंसी रिफॉर्म्स के थ्रू। और टेनेंसी रिफॉर्म्स हम 3 इंपॉर्टेंट इंटर रिलेटेड रिफॉर्म्स लाकर ही अचीव कर पाएंगे, ताकि उनके थ्रू लैंड टेनेंट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएं, उनके थ्रू हम उनको बेनिफिट कर पाएं, उनको फायदा पहुंचा सकें, उनके लिए रिफॉर्म्स को उनके दरवाजे तक पहुंचा सकें। टेनेंसी रिफॉर्म्स को लागू करवाने के लिए पहला सब रिफॉर्म रहा कि जो रेंट है, किराया है, जो टेनेंट्स देते हैं अपने मालिक को, उसको रैशनलाइज किया जाए, उसको फिक्स किया जाए। ऐसा नहीं हो कि जिसकी लाठी उसका भैंस, टेनेंट्स को इतना ज्यादा किराया देना पड़े कि खुद के लिए कुछ बचे ही ना। और यह लागू होगा टेनेंट्स के ऊपर, यह लागू होगा शेयर क्रॉपर्स के ऊपर। मतलब आपकी जमीन है लेकिन कोई और उसको बोना जोतना चाहता है, उसके बदले में कुछ जो भी प्रोड्यूस होगी उसका शेयर आपको वापस देगा। तो वो रैशनल बेसिस पे फिक्स होना चाहिए और बेवजह आर्बिट्रेरीली उसको लैंड ओनर ना बढ़ा पाए। तो टेनेंसी रिफॉर्म का पहला सब रिफॉर्म रहा कि रेगुलेशन ऑफ रेंट। दूसरा सब रिफॉर्म रहा टेनेंसी रिफॉर्म्स का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि ऐसा नहीं हो कि कोई शेयर क्रॉपर हो, बटाईदार हो,
उसको जब भी उसका मालिक हो, लैंड ओनर हो, जब मन करे वहां से निकाल दे। तो वो कभी भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, पूरी मेहनत नहीं करेगा, हर वक्त डर उसके मन में बना रहेगा। तो सेकंड सब रिफॉर्म रहा टेनेंसी रिफॉर्म में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनको सिक्योर फील करवाने के लिए, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्यों ना उनके टेन्योर को हम कम से कम फिक्स कर दें, ताकि उनकी इनकम सिक्योरिटी को भी हम इंश्योर कर पाए। और टेनेंसी रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए जो तीसरा और फाइनल सब रिफॉर्म है वो है कि क्या हम टेनेंट्स को या शेयर क्रॉपर्स को, किराएदार बटाईदार को ओनरशिप राइट दे सकते हैं, मालिकाना हक दे सकते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास कोई खुद की जमीन हो ही ना। वो टेनेंट्स भी हो सकते हैं, वो शेयर क्रॉपर्स या बटाईदार भी हो सकते हैं। क्या हम उनको फाइनल टाइटल दे दें, ओनरशिप राइट्स दे दें कि अगर आप ये खेत जोत रहे हैं पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, तो अब ये खेत आपका हो गया, जिसको कहा गया लैंड टू द टिलर्स। तो 3 इंपॉर्टेंट सब रिफॉर्म्स टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंडर, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड ओनरशिप राइट्स टू द टेनेंट्स, लैंड टू द टिलर्स। ये तीनों सब रिफॉर्म्स हुए जो सेकंड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने टेनेंसी रिफॉर्म्स उसके अंडर। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को इंडिया में लागू करने का, वो रहा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को फिर से स्ट्रक्चरली रीऑर्गेनाइज किया जाए, और इस स्टेप ने सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म झेला, सामना इसको बहुत करना पड़ा, बहुत सारे हाई और माइटी लोगों के क्रिटिसिज्म का। और ये जो तीसरा स्टेप रहा, इसमें कई सारे सब स्टेप्स रहे जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, हाईली लॉजिकल प्रोविजंस हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो तीसरा स्टेप है एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने का, इसका पहला सब स्टेप होगा कि जो लैंड है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। जो लैंडलेस पुअर मासेस हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उनको रईस या ज्यादा जिनके पास बड़े काश्तकार हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उनसे जबरदस्ती जमीन लेके अगर वो अपनी मर्जी से ना दें, और ऐसे लोगों को उस जमीन को दिया जाए जिनके पास बिल्कुल जमीन ना हो, बेहद गरीब हो। और ये हमने किया सीलिंग लॉज लाके, एक कैप लगा दी, जैसे यूपी में कि 12.5 बीघा, 12.5 हेक्टेयर, या जो भी लॉ है अलग अलग स्टेट्स का, उससे ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल जमीन नहीं रख सकता। अगर उससे ज्यादा आपकी जमीन है, उसको गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती लेगी, उसको गवर्नमेंट की माना जाएगा, और गवर्नमेंट उस जमीन को ऐसे लोगों को देगी जिनके पास बिल्कुल जमीन ना हो या बहुत कम जमीन हो। ये जो मूव रहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग लॉस के थ्रू, फेल हुआ होगा, पास हुआ होगा, लोगों ने पसंद किया होगा, नहीं पसंद किया होगा, बुरी तरह फेल हुआ। सिर्फ कुछ स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरला या पार्शियली आंध्र प्रदेश, सिर्फ वहां इसको सक्सेसफुल होते हुए देखा गया। बाकी स्टेट्स में पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से, करप्शन की वजह से और बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की वजह से जो बड़े काश्तकार थे, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो दूसरा सब रिफॉर्म है, स्टेप है, वो रहा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कि छोटे छोटे पीसेस जो छोटे छोटे काश्तकारों के हैं, क्यों ना उनको मिला के बड़े लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि चाहे वो जोतने बोने की बात हो, इरिगेशन की बात हो, हार्वेस्टिंग की बात हो, कहीं ज्यादा एफिशिएंट होगा। और ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में सक्सेसफुल देखा गया जिन एरियाज को ग्रीन रेवोल्यूशन ने टच किया। और कौन से एरियाज वो रहे? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। लेकिन इस सेकंड सब स्टेप, फर्स्ट सब स्टेप्स तो पूरी तरह फेल रहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। बंगाल, केरला और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स को छोड़कर सेकंड सब स्टेप जो रहा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, लैंड को एक साथ कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, बहुत सारे लूप होल्स रहे, बहुत सारा करप्शन रहा, और हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के अलावा कहीं और ये सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखा गया। तीसरा जो सब स्टेप है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें कहा गया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। और कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए आपको हाई सोशो इकोनॉमिक मोरल बेस को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग सिर्फ बड़े फार्मर्स या कॉर्पोरेट हाउसेस या बड़ी कंपनीज ही यूज करती हैं। लेकिन उस वक्त कोऑपरेटिव फार्मिंग की आड़ में जो बड़े काश्तकार थे, ताकि उनको अपनी जमीन सीलिंग लॉस की वजह से गवर्नमेंट को ना देनी पड़ जाए, इसको मिसयूज किया गया। तो ओवरऑल ये जो पूरा अटेम्प्ट रहा लैंड रिफॉर्म्स का इंडिया में,
इसको आप सक्सेसफुल मानेंगे, पार्शियल सक्सेस मानेंगे, बिग फेलियर मानेंगे? बहुत सारे या मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक कंप्लीट बिग फेलियर रहा इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स का पूरा एफर्ट, पूरा इनिशिएटिव। कईयों ने ये जो इशू है लैंड रिफॉर्म्स का, ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पे भी इसको पोर्ट्रे किया। अब कुछ डेटा के थ्रू, कुछ न्यूमेरिकल अचीवमेंट्स के थ्रू, कुछ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इन लैंड रिफॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, और ये डेटा हाईली डिस्करेजिंग ही आपको शायद दिखाई दे। जैसे टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें तो टेनेंसी रिफॉर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो टेनेंट्स हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, लैंड टू द टिलर्स, या जो जोत रहा है बो रहा है जमीन उसी को दे दी जाए, उसको जो राइट्स देने की बात थी। तो ये जो टेनेंसी रिफॉर्म्स रहा, जो टेनेंट्स को राइट्स देने वाला था लैंड ओनरशिप के, सिर्फ जो 4% 4% हमारी टोटल ऑपरेटेड एरिया है कंट्री का, उस ही में इसको इंप्लीमेंट करवाया जा सका। और 4% का मतलब है 14.4 मिलियन हेक्टेयर्स टोटल ऑपरेटेड एरिया और रफली 11 मिलियन टेनेंट्स 1992 तक, मतलब रफली 1 करोड़ के आसपास ही टेनेंट्स को इसका फायदा पहुंच सका। सेकंड डेटा सेट कि ये जो ऑब्जेक्टिव रहा एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चर करने का, कि ओनरशिप राइट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बड़े काश्तकारों से हम लेंगे सीलिंग लॉस के थ्रू, छोटे काश्तकारों या लैंडलेस जो हमारे पॉपुलेशन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सिर्फ जो 2% टोटल ऑपरेटेड एरिया है वहीं पे लागू करवाया जा सका, और 2% टोटल ऑपरेटेड एरिया का मतलब है 2 मिलियन हेक्टेयर से भी कम, 4.76 मिलियन लोगों को ही इसका फायदा मिल सका 1992 तक। इसका मतलब ओवरऑल अगर आप पूरी प्रोसेस को समझें, चाहे वो बात हो जाए टेनेंसी रिफॉर्म्स की, जिसमें आप लैंड ओनरशिप राइट्स देने वाले थे टेनेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को, सिर्फ 4% को फायदा पहुंचा। रीडिस्ट्रीब्यूशन आप बड़े काश्तकारों से लेंगे, छोटे लैंडलेस मासेस को उसको देंगे ओनरशिप राइट्स को, सिर्फ 2% टोटल ऑपरेटेड एरिया को फायदा पहुंचा। मतलब ओवरऑल सिर्फ 6% जो ऑपरेटेड एरिया है कंट्री का, उसी को अफेक्ट कर पाए हम लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, और इस 6% में भी हम शायद निग्लिजिबल, नगण्य सोशो इकोनॉमिक पॉजिटिव इंपैक्ट हम कर पाए। लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का ये फेलियर ही कहा जाता है, जिसको समझ में आने लगा कि गवर्नमेंट को ये बहुत क्लियर हो गया कि लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह फेल हो चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जिन मेथड्स के थ्रू, जिन तरीकों से हमें लगा था कि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म कर पाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स ला पाएंगे, टेनेंट्स को राइट दे पाएंगे, इसके अलावा हम सीलिंग के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ताकि सभी लोग जी जान से एग्रीकल्चर को और ज्यादा अटेंशन दें, फोकस दें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, वो अचीव अब नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट को बात समझ में आने लगी कि लैंड रिफॉर्म्स तो इंडिया में शायद हम लागू प्रॉपर्ली कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो हमें बढ़ाना होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाले टाइम्स में एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की तरह इवॉल्व होना शुरू हुआ, कि जो ये फेल्ड मेथोडोलॉजी रही कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा, आउटपुट को बढ़ाया जाएगा, वो तो हम अचीव बिल्कुल नहीं कर पाए। तो क्यों ना ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सेटअप वही रहे लेकिन प्रोडक्शन हम बढ़ा पाए, उस पे अब फोकस किया जाए। तो गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन का अब रास्ता चुनना शुरू किया 1960s से। लैंड रिफॉर्म्स का मोमेंटम धीरे होता देखा गया, कम होता देखा गया, फेलियर्स की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, करप्शन की वजह से, लूप होल्स की वजह से, और ग्रीन रेवोल्यूशन का अपटेक 1960s से में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट क्या सिंसियर नहीं थी, सीरियस नहीं थी, या क्या वो रीजंस रहे होंगे कि लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार हम इंडिया में सक्सेसफुली लागू नहीं कर पाए? कई सारे एक्चुअली रीजंस हैं। कई एक्सपर्ट्स का, एग्रीकल्चरिस्ट का, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजंस इंडिया में समझे जा सकते हैं,
उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस की अगर हम बात करें तो पहला रीजन रहा लैंड रिफॉर्म्स का इंडिया में फेल होने का, कि लैंड इंडिया में सिर्फ एक एसेट ही नहीं, एक इकोनॉमिक वैल्यूएबल एंटिटी ही नहीं, लेकिन सोशल प्रेस्टीज, सोशल हायरार्की, सोशल स्टेटस, सोशल आइडेंटिटी के साथ भी लैंड जुड़ी हुई है। बाकी इकोनॉमीज में लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत आसान रहा, क्योंकि वहां के लोगों के लिए लैंड सोने चांदी पैसे की तरह सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट रहा। अगर उनको फायदा दिखाई देता है, आसानी से बेच देंगे, खरीद लेंगे, ट्रेड करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे। लैंड मर जाएंगे लेकिन पुश्तैनी जमीन नहीं बेचेंगे, किसी और को नहीं देंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि इंडिया का सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट ऐसा रहा इतने डिकेड से, इतनी सेंचुरी से, जो एक बड़ा रोड़ा, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया लैंड रिफॉर्म्स को इंडिया में सक्सेसफुली लागू करवाने के बीच। दूसरा रीजन कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, पॉलिटिकल विल की कमी। क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स को लागू करवाने के लिए, सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाने के लिए आपको बड़े जमींदारों के साथ, बड़े काश्तकारों के साथ, उनके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ता, या खड़ा होना पड़ता उनकी जमीन को सीलिंग में लेने के पास, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप विल इंडिया में नहीं देखी जा सकी। और जहां ये पॉलिटिकल लीडरशिप देखी गई, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, या आंध्रा के कुछ पार्ट्स हो, वहां पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल होता हुआ देखा गया। और तीसरा बड़ा रीजन, रैम्पेंट करप्शन, पब्लिक लाइफ में पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, या हमारी लीडरशिप का फेलियर, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का फेलियर भी जिसको कहा जा सकता है। अब लैंड रिफॉर्म्स को ग्रीन रेवोल्यूशन से लिंक किया जाए कि लैंड रिफॉर्म्स हमने करने की कोशिश की, उसके 3 हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसीज को कम करेंगे, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। उसके लिए 3 हमने स्टेप्स चूज किए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि फेल होते हुए नजर आए लैंड रिफॉर्म्स में। फिर समझ में आया कि लैंड रिफॉर्म्स तो हम कर नहीं पाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट तो होना पड़ेगा। तो फिर अब और क्या करें जिससे प्रोडक्शन बढ़े, जिससे सेल्फ सफिशिएंट हो, जिससे आत्मनिर्भर हो, जिससे एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिव हो जाए। तो लैंड रिफॉर्म्स के फेलियर्स ने फिर जन्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट को। और गवर्नमेंट ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन की सवारी करना शुरू कर दिया, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट को लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा टूल है जिसमें हमें किसी की जमीन को लेना नहीं, किसी की टेनेंट को ओनरशिप देनी नहीं, एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसके बावजूद भी हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। तो यह कहीं ज्यादा आसान होगा लैंड रिफॉर्म्स को लागू करने की बजाय। और जो बड़े काश्तकार या ऐसे लोग, ऐसे लैंड ओनर्स जो लैंड रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे थे क्योंकि उनकी जमीन उसमें चली जाती, उन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन को ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन तो वैसे भी बड़े काश्तकारों को ही फायदा पहुंचाने वाला था। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स के बीच में बड़ा डायबॉलिक रिलेशनशिप है कि लैंड रिफॉर्म्स छोटे काश्तकारों, छोटे किसानों, गरीब किसानों, ऐसे लेबर मासेस जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी, उनको फायदा पहुंचाता। वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसे काश्तकारों, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाता जो बड़े हैं, जिनके पास इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स हैं। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू करवा पाना कहीं ज्यादा इजी रहा। बड़े लैंड ओनर्स ने भी उसको रेडीली एक्सेप्ट किया, खुद ने उसका फायदा पहुंचाया, खुद ने उसका भरपूर एक्सप्लॉयटेशन किया, इकोनॉमिक गेन्स भी अचीव किए। लैंड रिफॉर्म्स सोशली अपोज किसने किए? जो लैंड ओनिंग कास्ट लॉबीज थी या जो बड़े लैंड ओनर्स थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को उन्हीं लैंड ओनिंग कास्ट लॉबीज ने बिल्कुल अपोज नहीं किया, इनफैक्ट रेडीली एक्सेप्ट किया। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट्स रहे गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए, उसका ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिकली कोई पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट लोगों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन जो ही आया, प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ने लगा, सेल्फ एफिशिएंसी जैसे ही आने लगी, तो ऑल ऑफ ए सडन लोगों को इसका फायदा दिखाई देने लगा। लैंड रिफॉर्म्स एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है,
उसमें बहुत टाइम लग सकता है, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इमीडिएट रिजल्ट्स। तो सभी को लगा, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप, कि फिर बेवजह क्यों इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल कंटेंशियस लैंड रिफॉर्म्स को लाया जाए, जब कहीं एक आसान तरीका जो सभी को एक्सेप्टेबल है, आसान है, इमीडिएट रिजल्ट्स हमें दे रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको अडॉप्ट किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को यह भी लगने लगा कि जो सब्सिडाइज सप्लाईज हमको मिल रही हैं PL 480 स्कीम के अंडर, ये इंडिया की खुद की जो इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी है उसको कार्व आउट नहीं करने देता, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं यूएस और बाकी कंट्रीज के ऊपर कि वो हमें फूड ग्रेन्स देंगे, तब हम अपने लोगों का पेट भर पाएंगे। तो जो हमसे जो कहेंगे वो फिर हमें उनके लिए करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, नथिंग कम्स फॉर फ्री, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको वो फूड ग्रेन्स देंगे तो बदले में उनकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि हमें इस डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा कि दूसरे कंट्रीज के ऊपर हम मोहताज हैं अपने खाने के लिए भी। तो ये जो व्हीट की सप्लाई है PL 40 स्कीम के अंडर, इसको बंद करना पड़ेगा। इसको तभी आप बंद कर पाएंगे तब आपका खुद का प्रोडक्शन बढ़े। आपका खुद का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने जो लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की वो तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया, लेकिन क्यों ना अब ग्रीन रेवोल्यूशन को ट्राई किया जाए। इसके अलावा उस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर भी रहा, सजेशंस भी रहे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, कई सारी सक्सेस स्टोरीज ग्लोबली देखे जाने लगी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कि कैसे ऑल ऑफ ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में व्हीट की यील्ड को, बाद में राइस की यील्ड को, पैडी की यील्ड बढ़ा दिया गया 200%, 250% के थ्रू। तो उन स्टोरी से भी इंडिया मोटिवेट होने लगा। और ये सभी रीजंस रहे कि लैंड रिफॉर्म्स जो हमने लॉन्च किए इंडिपेंडेंस के बाद, उनका फेलियर हमने देखा और उसके थ्रू अब हम मूव होना शुरू हो जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। यह हमारा रहा लैंड रिफॉर्म्स का फेज नंबर 1। अब लैंड रिफॉर्म्स का फेज नंबर 2, क्योंकि दो ही सिर्फ फेज हैं। सेकेंड फेज में चीजें बहुत बदलने लगी। सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ होगा? फर्स्ट फेज इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए? 1991 में। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए तो बड़ी नई नई तरह की चीजें इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस करने लगी। और ये न्यू और इमर्जिंग जो रियलिटीज रही कि अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आप प्रमोट करेंगे, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे, लैंड आपको चाहिए, तो उसके लिए लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लीज करना पड़े, हो सकता है आपको खरीदना करना पड़े। इसके अलावा कई सारे फूड रिलेटेड इश्यूज, और जो WTO का एग्जिस्टेंस आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उनके अपने अलग कंडीशंस रहे एग्रीकल्चर प्रोविजंस के थ्रू, उनके साथ भी अब इंडिया को कंप्लाई करना था। तो उसका मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीकल्चरल प्रोविजंस है, ये नई चीजें इंडिया के सामने अब इमर्ज हुई। और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इंडिया ने जो सेकेंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ स्टार्ट करने पड़े, उनको लॉन्च किया। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2012-2013 क्लियरली इस बात, इस शिफ्ट, इस माइंडसेट, पॉलिसी थिंकिंग को चेंज होते हुए मेंशन करते हैं कि गवर्नमेंट की जो थिंकिंग थी, थॉट प्रोसेस थी, स्ट्रैटेजी थी पूरे लैंड रिफॉर्म्स के इशू पे, अब वो क्लियरली चेंज होती हुई दिखाई देती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के लॉन्च होने के बाद। और गवर्नमेंट ने 3 स्टेप्स की एक क्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया, ताकि नई जो इमर्जिंग रियलिटीज हैं, लैंड एक्विजिशन की, लैंड लीजिंग की, फूड रिलेटेड इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर प्रोविजंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को रिस्पॉन्ड किया जा सके। जैसे पहला पॉलिसी इनिशिएटिव रहा कि अब हम मैप करेंगे लैंड को केयरफुली और कंक्लूसिव टाइटल्स देंगे उन लैंड पीसेस को, ताकि कोई डाउट नहीं रहे कि कौन सी लैंड किसको बिलोंग करती है। दूसरा, हम एक फेयर लेकिन एक स्पीडी प्रोसेस डिवाइस करेंगे लैंड एक्विजिशन की, ताकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए अगर लैंड हमें एक्वायर करनी पड़े तो उसकी एग्जैक्ट क्लियर पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सभी के लिए अवेलेबल रहे। और तीसरी चीज, हम एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव लैंड लीजिंग पॉलिसी भी लाएंगे, ताकि अगर कोई लीज पे लेना चाहता है किसी लैंड को तो आसानी से लीज पे ले सकता है।
ये 3 डिफरेंट क्लियर पॉलिसी स्टेप्स के थ्रू गवर्नमेंट ने जो सेकेंड फेज रहा लैंड रिफॉर्म्स का, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, नई ग्लोबल रियलिटीज की वजह से, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने की वजह से, डब्ल्यूटीओ के एग्रीकल्चर प्रोविजंस की वजह से हमें लाने पड़े, उनको रोल आउट करना शुरू किया। और लैंड सच मायने में अगर आप कहें तो आज भी सबसे वैल्यूएबल एसेट कहा जाता है। और लैंड की लिक्विडिटी आप देख लीजिए, लैंड का रिसोर्स आप देख लीजिए, उसको आप एफिशिएंट एग्रीकल्चर में डिप्लॉय कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में डिप्लॉय कर सकते हैं, टर्शरी सेक्टर के भी आपको लैंड चाहिए। बहुत सारे लैंड यूटिलाइजिंग बिजनेसेस हो सकते हैं। लैंड के बिना तो ना ही तो प्राइमरी सेक्टर स्टैब्लिश हो पाएगा, सेकेंडरी सेक्टर स्टैब्लिश हो पाएगा, टर्शरी सेक्टर स्टैब्लिश हो पाएगा। इसके अलावा कई बार लैंड को कोलैटरल के तौर पे भी रखा जाता है, क्रेडिट लेने के लिए, उधार लेने के लिए। आप मेरी जमीन गिरवी रख लीजिए, इतना पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं बिजनेस में लगा सकूं या किसी पर्सनल यूज के लिए उसको काम में ले सकूं। और ये जो इशू रहा इनकंक्लूसिव लैंड ओनरशिप का, कि पहले बड़ी दिक्कत थी इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली लैंड है किसकी। सबसे पहले इसे रिजॉल्व करना होगा, इसे एड्रेस करना होगा, क्योंकि टाइटल्स की लड़ाई की वजह से आज भी हालांकि इशू बना हुआ है, लेकिन लगातार जो इनिशिएटिव्स लिए गवर्नमेंट ने, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव आप कह सकते हैं कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनको हैंड रिटन मैनुअल की बजाय डिजिटाइज किया जाए। और गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रहा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको DILRMP भी कहा जाता है। इसको एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह लॉन्च किया गया और इसका एम रहा कि प्रिजम्पटिव टाइटल, मतलब कि आपने मान लीजिए रजिस्ट्री करवा ली, आपके नाम पे जमीन हो भी गई, लेकिन उसको आपकी जमीन हो सकता है ना भी माना जाए। इसको कहा जाता है प्रिजम्पटिव टाइटल। रजिस्ट्री करवा ली, नाम आपका खतौनी में चढ़ गया, आपके पेपर्स में चढ़ गया, तो प्रिजम्पशन है कि आप ही की होगी, लेकिन कंक्लूसिव टाइटल नहीं कहा जा सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डिजिटाइज आप करवाइए ताकि प्रिजम्पटिव टाइटल से हम कंक्लूसिव टाइटल की तरफ मूव करना शुरू कर दें। प्रिजम्पटिव टाइटल इसलिए भी हो सकता है आपका बैनामा फ्रॉड हो, आपने हो सकता है जो रजिस्ट्री करवाई वो फ्रॉड हो सकता है वो जमीन जिसने आपको बेची हो उसकी हो ही ना, हो सकता है मल्टीपल बार बेच दी गई हो सकता है आप अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं किसी और को, उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो, इसीलिए इसको प्रिजम्पटिव टाइटल कहा गया। तो गवर्नमेंट ने कहा पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दीजिए ताकि अगर किसी का नाम चढ़ गया तो उसमें इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हों, सारी चीजें पहले चेक हो जाएं, तभी आपका नाम चढ़े। एक बार आपका नाम चढ़ गया तो कंक्लूसिव हो कि हां आपका नाम है, आप ही की जमीन इसको माना जाएगा, ताकि लिटिगेशंस खत्म हो, मुकदमेबाजी खत्म हो, लैंड जो कोर्ट केसेस में ब्लॉक हो जाती है उसको निकाला जा सके, खत्म किया जा सके। और जब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो इससे जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें और तेजी आने की उम्मीद है। अभी आप यूपी में देख लीजिए, बाकी स्टेट्स में मुझे लगता है सिमिलर प्रोग्राम्स हैं। इस डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या DILRMP, स्टेट्स ने इसको और इवॉल्व करने की कोशिश की अपनी नीड्स के हिसाब से। इसकी वजह से अभी सारे लैंड रिकॉर्ड्स एक एक करके डिजिटाइज होते चले गए हैं। आप चाहे तो अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि किस खाते के किस घाटे का क्या स्टेटस है आज की डेट में। प्रोग्राम लॉन्च हुआ, बहुत एम्बिशियस रहा, लेकिन शुरुआत में काफी स्लो देखा गया। अलग अलग स्टेट्स में इसका जो रोल आउट है वो भी एक जैसा नहीं देखा गया, काफी अनइवन देखा गया। और इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाए, कई स्टेट्स जैसे कर्नाटक ने अपने खुद के इनिशिएटिव्स को इसमें लॉन्च किया। जैसे भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक का एक बड़ा लैंडमार्क केस स्टडी माना जाता है। सिमिलरली जो राजस्थान अर्बन सीलिंग एक्ट 2016 का, कि अर्बन एरियाज में अब आपको प्रिजम्पटिव की बजाय कंक्लूसिव टाइटल्स दिए जाएंगे ताकि उस लैंड को आप लिटिगेशन से क्लियर करवा सकें, उसको आप यूज कर सकें बिजनेस के लिए, मोर्टगेज के लिए, बेचने खरीदने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए। इसके अलावा अब आंध्र प्रदेश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ताकि लैंड के केसेस में, प्रॉपर्टी के केसेस में फ्रॉड्स को अब बंद किया जा सके, रोका जा सके। इसके अलावा हाल ही में, जिसमें एज जॉइंट मजिस्ट्रेट चंदौली, एज SDM चंदौली मैं डीपली इन्वॉल्व हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वामित्व योजना। और इस स्वामित्व योजना को 2020-2024 के पीरियड के लिए लॉन्च किया है, जिसमें 2020-21 में कोशिश यही है कि जो हमारे गांव हैं जहां पे उनकी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है, उनको कैसे हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दे सकें, उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स दे सकें, जिसको हिंदी में घरौनी भी कहा जा सकता है। यूपी में इनको घरौनी कहा जाता है, बाकी स्टेट्स में किसी और नाम से भी शायद ही जाने जाएं।
और इसके कई फायदे होंगे। इससे प्लानिंग हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन ऑटोमेटेड हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी राइट्स किसका है, प्रिजम्पटिव है, कंक्लूसिव है, इस पे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। इस पे आप बोरोइंग्स कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। बैंक में अगर आप चाहें, उसके बदले में अगर आप उधार लेना चाहते हैं, मान लीजिए लोन लेना चाहते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, और 4.5 करोड़ कोर्ट केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसमें से मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट चंक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का ही है, उसमें भी शायद काफी हद तक गिरावट आए। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स सेकंड फेज के इंप्लीमेंट कर सकें। पहला डिजिटाइज हम करें, जिसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने देखे, स्वामित्व योजना देखी, डिजिटाइजेशन प्रोग्राम देखा, प्रिजम्पटिव से कंक्लूसिव टाइटल्स की तरफ देखा, इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के इनिशिएटिव्स देखे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि 2013 में गवर्नमेंट को जब लगा कि टाइटल क्लियर करने के अलावा अब हमें लैंड एक्विजिशन को भी ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लैंड एक्विजिशन बिल को इनेक्ट किया, और जो बिल रहा उसका प्रपोजल था कि जो लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट था 2011, उसको अमेंड किया जाए, ताकि उसमें जो कमियां थी उनको फिक्स करते हुए एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव, स्पीडी लॉ लाया जाए, ताकि लैंड रिफॉर्म्स जो सेकंड फेज हैं, खासतौर से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद लैंड एक्विजिशन की पूरी प्रोसेस को क्लियरली स्ट्रीमलाइन किया जा सके। लीज चाहे एक्विजिशन, दोनों ही एरियाज को जो लॉ कवर करें। 2011 के लॉ को अमेंड करके 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया, और 2013 को अमेंड करके 2015 में फिर से एक नया लैंड बिल लाने की कोशिश की गई, जिसका नाम था राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल ऑफ 2015। इसकी कोशिश रही 2015 में कि 2011 के बिल में जो कमियां थी उसको हमने 2013 के बिल में ठीक किया। 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसमें जो कमियां हमें दिखाई देती हैं या स्लोनेस दिखाई देती है लैंड एक्विजिशन में, उसको हम क्यों ना 2015 के अमेंडमेंट से ठीक कर दें। लेकिन 2015 का जो ये बिल आया, ये नया लैंड बिल आया, जो अमेंडमेंट आया 2013 के बिल में, उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक्सपर्ट्स ने, मीडिया ने, सभी ने अपोज किया। शुरुआत में इसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू जबरदस्ती एनफोर्स कराया गया, लेकिन बाद में ऑपोजिशन की वजह से, विरोध की वजह से गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया, और गवर्नमेंट ने कहा कि नीति आयोग के अंडर एक टास्क फोर्स गठित की जाए, जिसका पर्पस होगा कि कैसे हम एक इफेक्टिव, फेयर, ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी ला सके, जिसको फॉलो करते हुए या जिसकी रिकमेंडेशंस पे नीति आयोग ने एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ 2016 प्रपोज किया, और इसको सभी स्टेट्स को सजेस्ट किया कि इसको आप अडॉप्ट करिए अपने अपने स्टेट्स में, ताकि लैंड लीजिंग आप सभी की स्टेट्स में और ज्यादा आसान हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो फाइनल पॉइंट्स हैं, ये जो सेकंड फेज रहा, अगर इनको हमें सम अप करना पड़े एक बार फटाफट, तो लीजिंग लैंड एक्विजिशन से कहीं ज्यादा आसान चॉइस हो सकती है, बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि कोई भी फार्मर होगा वो अपनी जमीन परमानेंटली हो सकता है आपको देने के लिए इच्छुक ना हो, क्योंकि उसके साथ उसका कास्ट, उसकी सोसाइटी, उसका इकोनॉमिक, उसकी लाइवलीहुड शायद अटैच हो सकती है, सोशल स्टेटस फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप उससे कहें कि मैं आपकी जमीन नहीं लेना चाहता, सिर्फ लीज पे लेना चाहता हूं अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब वो लीज खत्म हो जाएगी लैंड आपको वापस मिल जाएगी, बीच में भी आप लेना चाहते हैं, नोटिस के बाद लैंड अपनी वापस ले सकते हैं, टाइटल आपका ही रहेगा, काम में जो करना चाहता हूं उसके बदले में आपको मैं कुछ ना कुछ रेंट देता रहूंगा, तो आप मुझे लीज दे दीजिए। तो ये जो सेकंड फेज रहा, लीज पे इसमें फोकस किया गया। लीज इसलिए भी जरूरी है, एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लीज पे लेना शायद आसान हो। अगर मुझे लगे कि मेरा घर परमानेंटली नहीं जाएगा लेकिन वापस मेरे पास आ जाएगा, टाइटल मेरे पास ही रहेगा, दूसरा सिर्फ किराए पे काम में ले रहा है, जरूरत पड़ेगी मैं वापस ले सकता हूं, तो मुझे शायद देने में ज्यादा आसानी हो, ज्यादा कंफर्टेबल फील करूं। सेकंड, कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी भी मुझे लगता है इंडिया में एक लार्ज स्केल पे इसको अडॉप्ट नहीं किया जा सका, और ऐसे एरियाज जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड गेन प्रोडक्शन है, वहां पे कई बार कोशिश की गई कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, लेकिन फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल ग्रेन मार्केट में कॉम्पीट करने के डायरेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है कॉर्पोरेट फार्मिंग, लेकिन अभी भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टिग्मास की वजह से भी एग्रीकल्चर मार्केट में कॉर्पोरेट फार्मिंग को हम लार्ज स्केल पे अभी भी
प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं करवा पाए। लीजिंग किस तरीके से आपके बहुत सारे इश्यू रिजॉल्व करवा सकता है? भाई एक तो अगर आप लीज कर रहे हैं तो लैंड ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक तो आपके पास है, आप सिर्फ किसी काम के लिए दूसरे को एक लिमिटेड पीरियड के लिए दे रहे हैं। दूसरा, लीजिंग के थ्रू लैंडलेसनेस नहीं बढ़ेगी कि बड़े काश्तकार छोटे काश्तकारों की जमीन परमानेंटली हड़प लेंगे। आप सिर्फ किराए पे दे रहे हैं, टाइम के बाद वापस आपके पास आ जाएगी, ओनरशिप आप ही के पास रहेगी। तो लैंडलेसनेस नहीं बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए लीजिंग को एक बेटर ऑप्शन माना गया। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा कि अगर मैं लीज पे देता हूं अपनी जमीन, जिसको मैंने लीज पे दी, मान लीजिए पेप्सिको को दी, किसी बड़े काश्तकार को दी, किसी फैक्ट्री को दी, इंडस्ट्री को दी, तो बदले में मुझे मंथली या ईयरली रेंटल भी उस पर मिलेगा। इसको मैं यूज कर सकता हूं नई स्किल्स गेन करने के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसलिए लैंड लीजिंग के थ्रू, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट पर्पस हो, आसानी से अवेलेबल हो सकता है। और नीति आयोग का जो मॉडल लैंड लीजिंग लॉ है 2016 में जो प्रपोज किया, इसको स्टेट्स ने भी, सेंटर ने भी, यूटीज ने भी, या जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उन्होंने भी इसको बहुत ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है, इनवाइट किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है लैंड एक्विजिशन का, वो एक क्लासिक केस स्टडी के तौर पे माना जाता है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ और नई कैपिटल डेवलप करने की बात हुई, तो उस वक्त आंध्रा को क्योंकि इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल विजडम है कि अगर किसी की हम लैंड लेंगे तो बदले में उसको फेयर कॉम्पनसेशन देंगे, उसको प्राइस देंगे, पैसा देंगे, क्यों ना उस मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के बजाय हम लैंड के बदले लैंड दें कि आप हमें एग्रीकल्चर लैंड दीजिए, हम इसको डेवलप करेंगे और जो सिटी डेवलप होगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसमें आपको 25% डेवलप्ड लैंड आपको वापस दे देंगे, जिसकी कॉस्ट हो सकता है आपकी लैंड से कहीं ज्यादा होगी, आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज ले सकते हैं। और आंध्रा में अमरावती को जब कैपिटल के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की गई, तो ये नया जो मॉडल निकल कर आया लैंड एक्विजिशन का कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन नहीं, डेवलप्ड एरिया बदले में, इसको बड़ा सक्सेसफुल उस वक्त माना गया। इसका मतलब हर गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट नए नए प्रोएक्टिव, इंटरमीडिएट, इनोवेटिव आइडियाज को ट्राई करती रही है कि लैंड एक्विजिशन जो हमेशा से कंटेंशियस इशू रहा है, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। और अब लैंड एक्विजिशन 2013 के बिल की वजह से क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बनता हुआ देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप आज की डेट में जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है उसको कंपेयर करें इस लैंड एक्विजिशन बिल ऑफ 2013 के आने से पहले, तो आज लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट रफली 300% से ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब जो लैंड पहले सिर्फ 0.8 करोड़ पर हेक्टेयर में मिल जाती थी, अब वो 2.85 करोड़ पर हेक्टेयर से भी ज्यादा में मिलती है। इस वजह से अगर हमें एक्सप्रेसवेज बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, इंडस्ट्रीज डालनी है, प्राइवेट सेक्टर को आना है, तो लैंड की कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारी कंपेटिटिवनेस कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं हमारे किसानों को इससे ज्यादा अच्छा मुआवजा मिलता है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। इकोनॉमिक और सोशल अनरेस्ट इस फेयर कॉम्पनसेशन की वजह से, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन की वजह से, ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन 2013-14 की वजह से कहीं कम अब देखा जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन की, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा मिले, उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, सरप्लस को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें और ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मॉडल्स को लाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। और यह तब तक नहीं हो पाएगा जब वी एज ए कंट्री लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के साथ साथ लैंड लीजिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी प्रमोट ना करें। लेकिन उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट भी करना होगा ताकि हमारे फार्मर्स का, हमारे किसानों का किसी तरह का नुकसान ना हो, उनके इंटरेस्ट को भी हम पूरा अकाउंट में ले, प्रोटेक्ट करें। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स का कॉन्वर्सेशन है, इसको रैप अप करने के लिए मुझे लगता है लास्ट डिस्कशन इस बात पे हो जाए कि जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स हैं, मतलब कितने साइज की, कितने परसेंट, कितने हमारे फार्मर्स उन लैंड्स को होल्ड करते हैं
जब तक वो डेटा के थ्रू कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, आप इंडियन एग्रीकल्चर को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर होल्डिंग्स की बात हो तो जो 2015-16 का 10th एग्रीकल्चर सेंसस है, इसका अगर कुछ डेटा देखें जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में रिलीज किया, और ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है इसको हर 5 साल में कैरी आउट किया जाता है। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसमें एवरेज साइज क्या है लैंड होल्डिंग्स की, ये क्लियरली सजेस्ट करता है 2015-16 का सेंसस कि जो एवरेज साइज है लैंड होल्डिंग्स की वो लगातार हमें कम होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ जनरेशन के बाद जनरेशन फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए एक फैमिली है, किसी के पास 100 बीघा जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो 25-25 बीघा में डिवाइड हो जाएगी। उनके और 2 बेटे, 2 बेटियां, 3 बेटे, 4 बेटियां, एटसेट्रा एटसेट्रा हैं, और ज्यादा डिवाइड होती चली जाएगी। मतलब जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद जनरेशन लैंड छोटे 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 पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और मेजर हाइलाइट्स को इस 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस की क्विकली समझने की कोशिश की जाए। जैसे सेंसस सजेस्ट करता है कि जो टोटल एरिया है फार्मिंग के अंडर, ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है 2010-11 मतलब लास्ट सेंसस के मुकाबले, 9th सेंसस के मुकाबले, या कम होता हुआ दिखाई देता है। कम होता हुआ दिखाई देता है। जो 9th एग्रीकल्चर सेंसस रहा जिसको 2010-11 में कैरी आउट किया गया, उसके मुकाबले 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में जो टोटल एरिया फार्मिंग के अंडर रहा वो 159.6 मिलियन हेक्टेयर से घट के 157.14 मिलियन हेक्टेयर होते हुए देखा गया। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, और ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, ये अभी रफली 86.2% हमारे जो सारे फार्मर्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो मतलब 86.2% जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। लेकिन ये सिर्फ 47.3% जो क्रॉप एरिया है उस ही को ओन करते हैं। मतलब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सेमी मीडियम और मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर्स, मतलब जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर जमीन है, वो पॉपुलेशन वाइज तो सिर्फ 13.2% ही है फार्मर्स के, लेकिन उनके पास जो लैंड है, क्रॉप एरिया है, वो 43.6% है। मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है 86.2%, लैंड उनके पास, क्रॉप एरिया सिर्फ 47.3%। वहीं सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर्स जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर्स लैंड है, 13.2% पॉपुलेशन और क्रॉप एरिया है 43.6%। जो प्रोपोर्शन है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, वो 2010 के मुकाबले 2015-16 के सेंसस में बढ़ता हुआ दिखाई देता है 84.9% से अब 86.2%। मतलब छोटे और मार्जिनल फार्मर्स इस लैंड के फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े हो जाने की वजह से और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जो टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वो 138 मिलियन से अब बढ़कर 146 मिलियन होती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, इसमें भी हमें 9 मिलियन की बढ़त इस 5 साल के पीरियड बिटवीन 2010-11 2015-16 के बीच में दिखाई देती हैं। इसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो रफली 126 मिलियन मतलब 1 करोड़ 26 लाख के आसपास होंगी, जो रफली 74.4 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ओन करते हैं, उनकी एवरेज होल्डिंग की अगर आप बात कर लें तो सिर्फ 0.6 हेक्टेयर्स। सोचिए कितनी कम लैंड होल्डिंग है ऑन एन एवरेज हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास, और ये 0.6 हेक्टेयर्स अपना पेट उससे भर लें उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है। सरप्लस प्रोड्यूस करने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और यही मेन रीजन है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो रफली 86.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर है, जिसमें अपना भी शायद पेट ना भर पाए। इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में मेजर डिस्ट्रेस बना हुआ है। ना ही आपके पास लैंड सफिशिएंट है, ना ही आप उसमें सफिशिएंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना ही आप सरप्लस प्रोड्यूस कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप गरीबी में धंसते चले जाएंगे, जिसमें बहुत सारे केसेस में फार्मर सुसाइड्स भी पिछले कई डिकेड्स में हमको देखने को लगातार मिलते रहे हैं। अगर आप सभी फार्मर्स को एक साथ जोड़ दें तो जो साइज है एवरेज लैंड होल्डिंग का वो
2010-11 में जो 1.15 हेक्टेयर्स हुआ करता था, अब वो 2015-16 में घट के कितना हो गया, 1.08 हेक्टेयर। और जो फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर, जो बड़े किसान हैं, या 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो, वो सिर्फ 0.57% ही हैं। और लैंड कितनी होगी इनके पास, 9.04% ऑफ ऑपरेटेड एरिया। इसका मतलब सिर्फ 0.57 फार्मर्स रफली 9% लैंड या क्रॉप एरिया को ओन करते हैं। वहीं जैसा हमने देखा 86.2% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो सिर्फ 47.3% लैंड को, वहीं 13.2% जो हमारे सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनमें 2 से 10 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है, वो 43.6% क्रॉप एरिया को होल्ड करते हैं। अगर आप स्टेट वाइज डेटा देखें तो सर्वे सजेस्ट करता है कि यूपी में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं या फार्मर्स हैं, रफली 23.8 मिलियन। उसके बाद बिहार में रफली 16.4 मिलियन, उसके बाद महाराष्ट्र में रफली 14.7 मिलियन। और अगर आप ऑपरेटेड या फार्म एरियाज की बात कर लें तो राजस्थान इस लिस्ट को टॉप करता है, 20.9 मिलियन हेक्टेयर्स। उसके बाद महाराष्ट्र 19.9 मिलियन हेक्टेयर्स एंड उत्तर प्रदेश 17.45 मिलियन हेक्टेयर्स। ये जो प्रपोर्शन है फार्मर्स का, जिनको कौन ऑपरेट करता है, विमेन, उसमें हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। और कई बार आप सुनते होंगे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब 2010-11 में ऐसी लैंड होल्डिंग्स जिनको विमेन या महिलाएं ऑपरेट करती थी, वो रफली 12.8% हुआ करती थी। वही बढ़कर 2015-16 में 13.9% के आसपास दिखाई देती हैं। इसका मतलब विमेन अब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को मैनेज करने, एंगेज करने में ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है, जिसको फेमिनाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनके मेल काउंटर पार्ट्स, हस्बैंड एटसेट्रा, हो सकता है सिटीज में माइग्रेट करते हो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। इस वजह से फीमेल्स जो गांव में रह गई, सीनियर सिटीजन जो गांव में रह गए, बच्चे जो गांव में रह गए, उन्हीं को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, यह हमारा डिस्कशन रहा लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। समझने की कोशिश की कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के लिए क्यों जरूरी थे, क्या वो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो 3 स्ट्रैटेजीज थी, क्यों फेल रहा, कहां पे कितना उसके सक्सेस देखा गया। कुछ डेटा के थ्रू भी हमने समझने की कोशिश की हमारे लैंड होल्डिंग्स को पूरे कंट्री में। अब लैंड रिफॉर्म से जब हमने देखा कि हम वो अचीव नहीं कर पाए जो शुरुआत में अचीव करना चाहते थे इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, इंडियन एग्रीकल्चर को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, उसके आउटपुट को बढ़ाना, तो हमने दूसरा जो रास्ता चुना, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाए। अच्छा, क्या आप समझते हैं जब भी ये वर्ड आप सुनते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या आपके माइंड में आता है? अगर इसको लेमैन टर्म्स में आप समझें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ऐसे नए टूल्स को, ऐसी नई टेक्नोलॉजी को, ऐसी नई टेक्निक्स को एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में लाना, इंट्रोड्यूस करना, जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन बढ़ा पाए। और इसको इंडिया में शुरुआत किया गया 1960s में। सबसे पहले इसको लागू किया गया व्हीट या गेहूं का जो आउटपुट है, उपज है, प्रोडक्शन, उसको बढ़ाने में। उसके बाद 1970s में इस ही टेक्नोलॉजी को या ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू किया गया राइस या पैडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। और ऐसा कहा जाता है या ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू नए टूल्स को, नई टेक्निक्स को, नए सीड्स को एग्रीकल्चर में लाया गया, उसने सैकड़ों साल की जो हमारी ट्रेडिशनल समझ थी, प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर की, फूड प्रोडक्शन की, उनको पूरी तरह चेंज कर दिया। और जो हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल था, प्रोडक्शन लेवल्स थे, आउटपुट था, उसको 250% से भी ज्यादा बढ़ा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन मेजरली सेंटर्ड रहा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इर्द गिर्द, और इन सीड्स को डेवलप किया यूएस के एग्रो साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने, जो उस वक्त ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पे मैक्सिको में 1960s में अपनी रिसर्च कैरी आउट कर रहे थे। और यूएस एग्रो साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने सबसे पहले नए टाइप के गेहूं के व्हीट सीड्स को डेवलप किया, जिनको
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी कहा गया। और उन्होंने कहा कि ऐसे सीड्स डेवलप मैंने किए हैं जो प्रोडक्टिविटी है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल या पुश्तैनी तरीकों के मुकाबले 200% से भी ज्यादा का आपको आउटपुट दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। 1960s में यह शुरुआत हुई। 1965 में इन सीड्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और कई सारे कंट्रीज, चाहे वो मैक्सिको हो, ताइवान हो, जहां फूड प्रोडक्शन की बड़ी दिक्कत थी, जहां पे फूड डेफिशिएंट कंट्रीज माना जाता था, उन्होंने इनको अडॉप्ट करना शुरू किया। इनके पॉजिटिव इंपैक्ट को देखा, फायदे को देखा, इंक्रीज प्रोडक्शन को देखा और उसको देखा देख बाकी कंट्रीज सच एज इंडिया ने भी इनको अपने यहां लागू इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया। ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर कुछ कंपोनेंट्स की हम बात कर लें, जब तक उनको आप नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये नई टूल्स, नई टेक्निक्स क्या एग्जैक्टली उस वक्त रही होंगी जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट रहा वो 200 टू 250 मतलब 200 से 250% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में या रेवोल्यूशन में मैं कहूंगा सबसे पहला कंपोनेंट रहा सीड्स का, जिनको कहा जाता है HYV सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इन सीड्स को पॉपुलरली ड्वार्फ वैरायटी ऑफ सीड्स भी कहा गया। ड्वार्फ का मतलब छोटे वैरायटी ऑफ सीड्स भी कहा गया। और बार बार म्यूटेशन करवा के मिस्टर बोलो ने ऐसे सीड्स को डेवलप किया जिनको आप न्यूट्रिएंट्स ऐसे पार्ट्स में सप्लाई करेंगे व्हीट प्लांट के जहां से ग्रेन को ज्यादा फायदा हो और इसकी जो स्टेम है वो कम हो, इसकी पत्तियां भी छोटी हो, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स आप पत्ती और स्टेम को दे रहे हैं उसी को आप ग्रेन को दीजिए ताकि दाना मोटा हो। इसकी वजह से प्लांट छोटे रह गए क्योंकि स्टेम के बजाय ग्रेन पे आप फोकस करें और ग्रेन हैवी हो गए, जिससे ओवरऑल उपज प्रोडक्शन यील्ड है वो एकदम से बढ़ गई। साथ ही साथ ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे ये नॉन फोटोसिंथेटिक भी हैं। इसका मतलब ये सन रेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है टारगेटेड यील्ड्स के लिए। तो पहला इनपुट रहा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सेकेंड इनपुट ग्रीन रेवोल्यूशन का, टेक ए गेस क्या रहा होगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो सीड्स हमने यूज करना शुरू किया हाई यील्डिंग वैरायटी, उनसे हमने कहा कि प्रोडक्टिविटी हमारी 200 से 250% बढ़ जाएगी, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब लैंड से आपको उनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उनको जब तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे सीड्स कैसे ग्रो करेंगे? और नॉर्मल सॉइल में उतने न्यूट्रिएंट्स नेचुरली नहीं होते। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल कंपोस्ट है उससे भी आपको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जिससे आपका प्लांट इतना जल्दी ग्रो करे, हैवी ग्रेन्स आपको दे, प्रोडक्शन आपका 200 से 250% बढ़ जाए। इसका मतलब रेगुलर सॉइल में, ट्रेडिशनल मेन्योर्स या कंपोस्ट में वो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं रहा जो इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए अब हमें नए टाइप के फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट करना पड़ा, लाना पड़ा। अब हमें हाई कॉन्सेंट्रेशंस को, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनको बाद में कहा गया NPK या यूरिया मतलब N, नाइट्रोजन, फॉस्फेट मतलब P और पोटाश मतलब K, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना ही पड़ेगा ताकि ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है इनको इनफ न्यूट्रिएंट आप दे पाएं जिससे वो ग्रो कर पाएं, बढ़ पाएं। तो पहला रहा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और दूसरा रहा केमिकल फर्टिलाइजर्स NPK मतलब यूरिया, फॉस्फेट एंड पोटाश के डोजेस। तीसरी रिक्वायरमेंट रही अच्छे सीड्स आ गए जिनसे आप ज्यादा यील्ड ले सकें। उन सीड्स को सपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ग्रो करवाने के लिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स लाने पड़े NPK। अब आपको इरिगेशन भी चाहिए होगी क्योंकि जो कंट्रोल्ड ग्रोथ आप चाहते हैं क्रॉप्स की, उसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स को एडिक्वेटली डाइल्यूट करना पड़ेगा। फिर कंट्रोल्ड तरीके से वाटर सप्लाई आपको इंश्योर करनी पड़ेगी ताकि उतना ही पानी पहुंचे जितनी उनको जरूरत हो। इसका मतलब आपको ऐसे एरियाज में इन क्रॉप्स को नहीं प्लांट करना है जहां पे हमेशा बाढ़ रहे, क्योंकि वहां पानी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डाइल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वाटर सप्लाई पे आपका हमेशा कंट्रोल रहे। तो इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट बन गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। चौथा प्री रेक्विजिट
केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स, कि जब हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को ले आए हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे आ गए हैं, इरिगेशन आ गए हैं, लेकिन ये सीड्स इंडिया के लिए तो कभी भी एक्लेमेटाइज नहीं थे, मतलब हमारे लोकल सीड्स नहीं है, किसी और कंट्री में डेवलप किए गए हैं डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट के लिए। तो इस वजह से हो सकता है लोकल पेस्ट, जर्म्स, डिजीज इनको अफेक्ट करना शुरू कर दें। तो ये पेस्ट, जर्म, डिजीज इनको अफेक्ट ना करें, उसके लिए अब हमें पेस्टिसाइड्स को लाना पड़ेगा, जर्मिसाइड्स को लाना पड़ेगा, तभी हमें इनकी यील्ड्स को सिक्योर हम कर पाएंगे। तो चौथा इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट हो गया केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स। पांचवा प्री रेक्विजिट हुआ केमिकल हर्बिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। अब हमारे जो कॉस्टली इनपुट है कि हम महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वीट प्लांट की बजाय जो वहां झाड़ियां हैं या हर्ब्स हैं या वीड्स हैं, वो उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके वीट प्लांट की बजाय, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बजाय खुद ग्रो करने लग जाएं, और ये न्यूट्रिएंट हाई यील्ड वैरायटी सीड्स तक पहुंच ही ना पाए या कम पहुंच पाए। इसके लिए ऐसे हर्ब्स डेवलप ना हो पाए, वीड्स डेवलप ना हो पाए, केमिकल हर्बिसाइड्स और केमिकल वीडीसाइड्स को भी हमें अब रोल आउट करना पड़ा, अप्लाई करना शुरू करना पड़ा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा, अब जब आपकी यील्ड बढ़ गई, आपका आउटपुट बढ़ गया, आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब आपको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, मार्केट करने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, प्लस आपको क्रेडिट सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा। और ऐसे फार्मर्स जो नए टाइप के सीड्स और ये कॉस्टली जो इनपुट्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, इरिगेशन हो, केमिकल पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड्स हो, हर्बिसाइड, वीडीसाइड्स हो, जो भी इनको अफोर्ड कर सकते हैं, जो कॉस्टली इनपुट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, उनको अगर आप चीपर क्रेडिट नहीं देंगे, अगर किसान इन चीजों को खरीद ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अपने यील्ड्स को बढ़ा पाएंगे, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो आपको उनको सस्ता क्रेडिट देना पड़ेगा, सस्ता लोन देना पड़ेगा, सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ताकि इन सारे इनपुट्स को अफोर्ड वो कर पाए। ये रहा आपका अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन को रोल आउट करना शुरू किया हमने, तो जो फार्म लैंड्स हैं ये तैयार होना शुरू हुए इस नई टाइप की फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए, और इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे कंट्री में रोल आउट नहीं हो पाया, सिर्फ कुछ रीजन्स में ही इसको सक्सेसफुल होते हुए देखा गया। क्योंकि जिस तरह की लार्ज लैंड आपको चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी आपको चाहिए, आप अफोर्ड कर पाए नए कॉस्टली इनपुट्स को, इसीलिए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ये तीन रीजन्स आप कह सकते हैं जिनमें सक्सेसफुल होते हुए देखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन को। इसके अलावा जब आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, कट कर लिया, उसके बाद स्टोरेज की फैसिलिटी भी आपको चाहिए। यह भी एक रीजन रहा कि इन एरियाज से ग्रीन रेवोल्यूशन जहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा, सक्सेसफुल रहा, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जहां पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मिला, जब वहां से आपने हार्वेस्ट को ले लिया, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट तब पूरे कंट्री में करना है, तो इसीलिए सबसे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी हार्वेस्ट और प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसको फिर आप सप्लाई करना शुरू कर सके अलग अलग एरियाज में। और जो भी कंट्रीज या जिन भी कंट्रीज ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, वो ज्यादातर कंट्रीज पहले फूड डेफिशिएंट थी, मतलब सफिशिएंट फूड ग्रेन उगा नहीं पा रही थी, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी अपने कंजम्पशन के लिए। और इसीलिए नई यील्ड, नए सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी जन्म दिया, जिसमें प्रॉपर चेन हो मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की। अब ये भी एक प्री रेक्विजिट बन गए ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये सारे पेरिफेरल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, इनको डेवलप किया उन सभी कंट्रीज ने, जो भी कंट्रीज ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए गई, और उनके लिए वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने उनको सॉफ्ट लोन्स भी दिए, सस्ते में लोन्स भी दिए, ताकि उन लोन्स को वो किसानों तक पहुंचा पाए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, या सब्सिडाइज फॉर्म में सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो, अपने किसानों को दे सके। और वर्ल्ड बैंक के इस असिस्टेंस का सबसे बड़ा रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी कौन रहा होगा? इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा मिला वर्ल्ड बैंक के इस असिस्टेंस से कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से आप लागू करिए अपनी कंट्री में। अब
बात हो जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने समझ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों लाना पड़ा यह भी समझ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी था यह भी हमने समझ लिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ने हमारी मदद की और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहा वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस का, वो भी हमने समझ लिया। अब इंपैक्ट क्या रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। व्हाट्स योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है जब भी आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सोचते होंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ज्यादा आउटपुट, ज्यादा फूड ग्रेन, लेकिन क्या पिक्चर वास्तव में इतनी ग्रीन है, इतनी रोजी है? नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अब अगर हम मीडियम लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट देखें तो कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट तो रहे ही रहे, लेकिन कई सारे नेगेटिव सोशो इकोनॉमिक के साथ साथ इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी हमको देखने को मिले। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, उन सभी कंट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। अब इंडिया में क्या इंपैक्ट देखने को मिले उनको एक एक करके शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर हम सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो यह रहा कि फूड प्रोडक्शन रफली 250% बढ़ता हुआ देखा गया। सबसे पहले व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा 1960s में, फिर 1970s में जब राइस पे भी लागू किया गया तो राइस का भी प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा गया और कई सारी कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर बनते हुए देखी गई फूड सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन फूड सिक्योरिटी और फूड सफिशिएंसी दो अलग अलग टर्म्स हैं। फूड सफिशिएंसी का मतलब है आप उतना ग्रो कर पा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मतलब है ग्रो तो कर ही पा रहे हैं लेकिन आप लोगों को दे भी पा रहे हैं, लोगों को खरीद भी पा रहे हैं, अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो इंडिया ने 1960-70s में ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू फूड सफिशिएंसी तो इंश्योर की, फूड सिक्योरिटी अभी तक भी शायद हम पूरी तरह इंश्योर नहीं कर पाए हैं। कई सारे एरियाज में चाहे व्हीट हो, राइस हो, हम एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे इमर्ज होना शुरू हो गए। लेकिन इसके साथ साथ चाहे इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज हो, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज हो, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़नी चली गई। पंजाब के किसान और खुशहाल हो गए, हरियाणा के किसान और खुशहाल हो गए, वेस्टर्न यूपी के और प्रॉस्पेरस हो गए, लेकिन बाकी एरिया जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि इसको जो एनवायरमेंट कंडीशंस चाहिए थी बाकी जगह शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस वजह से वहां के किसान गरीब के गरीब ही रह गए। इसके अलावा क्योंकि इसमें वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए था तो ऐसे एरियाज में क्योंकि पानी स्टैग्नेंट रहता था, मलेरिया बढ़ने लगा वाटर लॉगिंग की वजह से। इसके अलावा नेचुरल जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हुआ करते थे, जो ट्रेडिशनली हम उगाया करते थे, अगर पानी कम है तो आप मिलेट्स उगाइए, ज्वार उगाइए, बाजरा उगाइए, पानी ठीक है तो आप पैडी उगाइए। अब इसके बजाय ऐसे एरियाज में क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हुए मदर नेचर के लॉज के अगेंस्ट हम ऐसी जगह राइस उगाने लग गए जो शायद पहले पल्स के लिए ज्यादा अच्छी थी क्योंकि बारिश नहीं है, पानी नहीं है, ऑयल सीड्स के लिए ज्यादा अच्छी थी। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिले। पंजाब में अगर आप राइस उगाएंगे, वेस्टर्न यूपी में आप राइस उगाएंगे या शुगर केन उगाएंगे जहां पे बारिश बहुत कम है, तो इवेंचुअली क्या होगा, ग्राउंड वाटर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो ग्राउंड वाटर भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। और वही कंडीशन आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पूरे एनसीआर रीजन में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में और ऑलमोस्ट 80-85% पंजाब में। तो ये रहा सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोलॉजिकल इंपैक्ट, सबसे डिवास्टेटिंग नेगेटिव इंपैक्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो रहा एनवायरमेंट पे, इकोलॉजी पे। कई सारे इश्यूज रहे, कई सारे मीडिया एक्सपर्ट्स ने, स्कॉलर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने इन इश्यूज को उठाना शुरू किया और धीरे धीरे टाइम के साथ गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि जो ये इनपुट्स हैं, ज्यादा इरिगेशन या ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना या जमीनी पानी का दोहन करना या फिर पेस्टिसाइड्स का ओवरडोज देना या हर्बिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट है हमारी जमीन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी फूड चेन पे। और एक टाइम ऐसा आया जब चाहे गवर्नमेंट हो या बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हो, उन्होंने भी स्टडीज को कैरी आउट करवाना शुरू किया, सर्वेस को कैरी आउट करवाना शुरू किया कि इकोलॉजी पे जो नेगेटिव इंपैक्ट है, एनवायरमेंटल इश्यू जो क्रिएट हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, उनको समझा जाए, उनको स्टडी किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल नेगेटिव इंपैक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहला है क्रिटिकल इकोलॉजिकल क्राइसिस।
कई सारी फील्ड स्टडीज कैरी आउट की गई और उन्होंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ज्यादा पानी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ज्यादा फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की वजह से, वेडिसाइड्स की वजह से, हर्बिसाइड्स की वजह से जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन्स हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, उसमें इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें पनपता हुआ क्लियरली दिखाई देता है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लगातार कम होती चली जा रही है, डिग्रेड हो रही है, क्योंकि बार बार हम रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं कि बार बार आप राइस उगा रहे हैं ताकि उससे पैसा अच्छा मिले, ज्यादा प्रोडक्शन आए, क्रॉप्स को रोटेट नहीं कर रहे हैं। इस रिपीटेटिव काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से भी एक्सप्लॉयटेशन जो है लैंड का, और सूटेबल जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है या क्रॉप इंटेंसिटी है उसको हम ट्रेडिशनल वे में अप्लाई नहीं करने की वजह से जो उपज है, फर्टिलिटी है सॉइल की, वो लगातार कम होती हुई नजर आती है, डिग्रेड होती नजर आती है। इसके अलावा वाटर टेबल भी गिरती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनके लिए पानी बहुत चाहिए। जैसे अगर आपको 1 किलो राइस प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 5 टन पानी की जरूरत है, तो वो बारिश से तो आएगा नहीं, बारिश से भी आएगा सिर्फ मानसून के सीजन में आ सकता है, बाकी टाइम पानी कहां से लाएंगे? आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वाटर टेबल्स भी नीचे चली गई हैं, बहुत सारे रीजन्स डार्क जोन में चले गए हैं, और जैसा कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब का 80-85% ऐसा प्रोडिक्शन है कि 2030 तक उसका डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। इसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखा गया कि जो एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड यूज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, इसने पूरे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है। पोल्यूशन लेवल्स बढ़ गए हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हम कैरी आउट करें उसकी वजह से इन कॉम्बिनेशंस ने और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया है हमारे एनवायरमेंट पे। इसके अलावा जो हमारी फूड चेन है अब वो टॉक्सिक होती चली जा रही है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप टॉक्सिसिटी लेवल्स देख लें इंडिया के फूड चेन में, ऐसे लेवल्स पे पहुंच गई है कि कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है शायद उसमें से बहुत ही कम चीजें हों जो डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हों, क्योंकि हम ओवरडोज, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड यूज कर रहे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल पे उनको ले गए, जिससे हमारा लैंड पोल्यूट हो गया है, वाटर पोल्यूट हो गया है, एयर पोल्यूट हो गया है, और हमारा जो टोटल फूड चेन है वो अलार्मिंगली हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी को अचीव कर चुका है। तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंपैक्ट हैं उनको अगर आप शॉर्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो सारी स्टडीज और रिपोर्ट्स यही सजेस्ट करती हैं, और अपने आप में आई ओपनर रही 1990s के डिकेड से, कि ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। आउटपुट आप बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड क्षणिक खुशी आपकी हो सकती है, लेकिन इसको आप बहुत दिन तक कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, पानी ही नहीं बचेगा, जमीन आपकी बंजर हो जाएगी, फिर कहां से आप ग्रीन रेवोल्यूशन या प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और इसीलिए एग्रो साइंटिस्ट ने अब कहा कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, कि ऐसा रेवोल्यूशन हो जो प्रोडक्शन तो बढ़ाए ही बढ़ाए लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल भी हो, जो ग्रीन मेथड्स को यूज करे, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं किया जाए, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, इको फ्रेंडली हो, लेस वाटर कंज्यूमिंग हो, इसको कहा जाएगा एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर 14, जिसमें हमने शुरुआत की इंडियन एग्रीकल्चर की, ओवरऑल पिक्चर रबी और खरीफ के बारे में, उसके अलावा हमने डिस्कशन किया लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, फिर हमने डिस्कशन किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, क्या उसके इंपैक्ट रहे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का जो हमारा पहला सब लेक्चर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के ऊपर, उससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर बनना शुरू हो गया होगा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में या भारतीय कृषि के बारे में। लेक्चर नंबर 15 इसी सीरीज को आगे बढ़ाएगा, जहां सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स की, कि इंडिया में कितने टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। फिर हम बात करेंगे एनिमल रियरिंग की, फिर हम फूड चेन सप्लाई में एंटर कर जाएंगे, स्टोरेज में एंटर कर जाएंगे, पीडीएस में एंटर कर जाएंगे, रिफॉर्म्स में एंटर कर जाएंगे। धीरे धीरे इस काफिले को ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और जब ये 4 या 5 लेक्चर का सबसेट खत्म होगा इंडियन एग्रीकल्चर का,
इंडियन एग्रीकल्चर आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर नहीं कर पाएंगे इस सीरीज के बाद। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।